हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। खुशी को अपने सामने देखकर अक्षत अपना ब्लेजर निकालकर अपनी चेयर के हेड रेस्ट पर टांग देता है और अपने शर्ट के बाजू को अपनी एल्बो तक फोल्ड करते हुए खुशी के पास आकर बोला, जान तुम यहाँ अचानक, सब ठीक तो है? इतना कहकर वह खुशी को अपनी गोद में लिए सोफे पर बैठ गया। अब खुशी अक्षत के लैप पर बैठी हुई थी। अक्षत के सवाल पूछने पर खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ ठीक है अक्षु, आप सुबह बिना खाना खाए निकल आए ना, इसलिए मैं अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आई हूँ। इतना कहकर खुशी यूं ही अक्षत की गोद में बैठे हुए लंच बॉक्स खोलने लगी। अक्षत का ध्यान भी लंच बॉक्स की तरफ गया। तभी उसने खुशी के साड़ी को साइड करते उसकी कमर में अपना हाथ लपेटते हुए कहा, इतनी सी बात तो नहीं हो सकती जान, तुम यहाँ अचानक आई हो, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। चलो बताओ क्या बात है। और तुम्हारी वह दोस्त अब तक हमारे घर में क्या कर रही है? वह गई क्यों नहीं? प्लीज़ डोंट टेल मी कि वह अपने पति से झगड़ा करके आई है और अब हमारे साथ ही आज रुकेगी। देखो, ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। मेरे घर आने से पहले उसे वहाँ से रवाना कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षत की बातों में एक बार फिर पजेसिवनेस नजर आ रही थी। अब खुशी मुंह बनाते हुए अपने हाथों में खाने की बाइट उठाकर अक्षत के मुंह में डालते हुए बोली, क्या अक्षु, आप हमेशा मेरी दोस्त के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? अरे आज वह इतनी इमोशनल थी, कम से कम आज के दिन तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। और आप टेंशन मत लीजिए, वह यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि वह भी आपको बहुत अच्छे से जानती है। चलो अच्छा ही है कि वह मुझे जानती है, वरना मुझे लगा कि अपने आप से उसकी पहचान करवाना ही पड़ेगा। वैसे यह पहचान तो मैं उसे पहले भी कर देता, लेकिन तुम्हारे कारण चुप था। खुशी ने अक्षत के चेहरे की तरफ देखा। अक्षत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अब खुशी को अक्षत पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसे अक्षत से काम निकलवाना था, इसीलिए वह अपने हाथों से उसे खाना खिलाते हुए प्यार से मुस्कुरा कर बोली, वैसे अक्षु, मैं यहाँ सचमुच किसी काम से आई हूँ। मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। लो, अब आई ना तुम लाइन पर। वही तो मैं सोचूं कि मेरी जान सिर्फ मुझे खाना खिलाने के लिए तो इतनी दूर नहीं आएगी। और वैसे यह काम तुम्हारा है या तुम्हारी उस दोस्त का? और भला ऐसा भी क्या काम है कि तुम रात तक रुक नहीं सकती थी? जरूर काम इतना आसान तो नहीं होगा। चलो बोलो अब, तुम दोनों के दिमाग में क्या खुराफात चल रहा है और क्या काम है? कहते हुए अक्षत खाने की बाइट लेकर खुशी के मुंह में डालता है। खुशी हल्के से खाना खाते हुए थोड़ा क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोली, अक्षु, काम उसका हो या मेरा, बात तो एक ही है, क्योंकि आपके सामने बात तो मैं रख रही हूँ। और हाँ, काम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे। खुशी की बातों को सुनकर अक्षत को दाल में कुछ काला लग रहा था। न जाने क्यों उसे एक अलग सी घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुशी की बातों को सुनने का फैसला लिया। अब खुशी ने अक्षत को खाना खिलाकर उसका मुंह पूछा और अपनी बाहों को उसके गले में लपेटकर प्यार से बताया, अक्षु, दरअसल बात यह है कि। इतना कहकर खुशी ने निकिता की सारी प्रॉब्लम उसे बता दी और अक्षत ने भी बिना किसी रिएक्शन को खुशी की सारी बात सुनी। फाइनली अपनी बात कंप्लीट कर खुशी ने अक्षत से कहा, अक्षु, मैं जानती हूँ रुद्र आपका कजन ब्रदर है और यह बात जानकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप हमें गलत मत समझना। और मुझे लगता है कि यह सीरियस मामला है, इसीलिए यह रास्ता हमें लेना ही पड़ेगा। प्लीज़, तो क्या आप अपना कोई इन्फॉर्मर हमें दे सकते हैं कुछ दिन के लिए उधार, प्लीज़? और प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इस बारे में रुद्र को कुछ ना पता चले। अपनी बातों को कहकर खुशी अपनी आंखें तितली की तरह फड़फड़ाते हुए मासूम सा चेहरा बना लेती है ताकि अक्षत पिघल जाए, लेकिन अक्षत, जो कि उसकी बातों को काफ़ी ध्यान से सुन चुका था, बिना किसी एक्सप्रेशन खुशी के होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, ठीक है, तुम्हें इनफॉर्मल मिल जाएगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अक्षत के मुंह से इस तरह की अजीब बात सुनकर खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, अक्षु, आप सचमुच एक बिजनेसमैन हैं, इतनी सीरियस कंडीशन में भी आपको अपना फ़ायदा चाहिए? हाँ जान, बिजनेसमैन तो मैं हूँ, इसीलिए घाटे का सौदा नहीं करता। तो बोलो, मुझे क्या दोगी? खुशी मासूमियत से ना चाहते हुए भी एक ठंडी सांस लेकर, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, बोलिए आपको क्या चाहिए? अब अक्षत बड़े प्यार से खुशी की कमर को सहलाते हुए उसके गले के पास किस करते हुए बोला, आजकल मेरा ऑफिस में जी नहीं लगता जान, हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल मेरे दिमाग में घूमता रहता है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ
कि क्यों ना मैं हर पल तुम्हें अपने पास रखूं। क्या मतलब? खुशी कंफ्यूज नज़रों से उसे देखते हुए। प्लीज़ अब यह मत कहना कि हमें ऑफिस में ही घर बनाकर रहना पड़ेगा या फिर आप जिंदल विला में अपना ऑफिस शिफ्ट करने वाले हैं। आपके इस खुराफाती दिमाग में क्या चल कर आया, ठरकी कहीं के? और यह सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जान, क्योंकि मैं इन दोनों में से कुछ नहीं करने वाला, बल्कि मैं तीसरा रास्ता निकालने वाला हूँ। मैं अपने घर को नहीं बल्कि अपनी घरवाली को ऑफिस में शिफ्ट करने वाला हूँ। मैं अब तुम्हें अपने साथ ऑफिस ज्वाइन करने के लिए अप्रोच कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ ऑफिस में काम करना होगा, मेरे कैबिन में बैठकर सीईओ की पोस्ट पर। तुम्हें मेरा काम सीखना होगा। वाट? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं अक्सू? ना बाबा ना, मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं आपके साथ आपका ऑफिस ज्वाइन करूँगी। मुझे आपकी यह शर्त मंजूर नहीं है। बदले में आपको जो चाहिए मैं आपको दे सकती हूँ। अक्षत कन्फ्यूजन से, जैसे? खुशी मुस्कुराकर, जैसे मैं आपके लिए अपने हाथों से लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर सकती हूँ, आपको ब्यूटीफुल कैंडल लाइट डिनर ऑफर कर सकती हूँ, और हाँ, 1 या 2 रोमांटिक नाइट दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपकी छोटी सी हेल्प के लिए यह ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है लोगों की जान लेने की अवेज में। तो चलिए डील डन करते हैं। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो जान? मतलब आप अच्छे से समझ रहे हैं मेरे प्यारे अक्सू, मैं आपके साथ ऑफिस ज्वाइन करके बेकसूर लोगों की जान नहीं लेने दूंगी, क्योंकि यह बात तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी इंसान से कोई गलती हुई, किसी ने मुझे देखा या गलती से टच भी कर लिया, तो उस बेचारे की जान तो जरूर जाएगी। और आपकी इसी ओवर पॉजिटिव नेचर के कारण ही तो मैं कहीं आ जा नहीं पाती, ना ही अपना कैरियर शुरू कर पा रही हूँ। बस दिन भर घर में बैठकर घड़ी में टाइम देखना है। और खुशी की इस बात को सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर एटीट्यूड मुस्कान लेकर आया और बोला, यह बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो जान। मेरे रहते कोई तुम्हें देख कैसे सकता है? टच करना तो दूर की बात है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका प्लान भी है मेरे पास। मैं सब मैनेज कर लूँगा। तुम बोलो, तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना जाओ। कहकर अक्षत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अक्सू, आपको हो क्या गया है? आप अचानक अजीब सी जिद और बातें क्यों कर रहे हैं? और आप मुझे अचानक यह ऑफिस का काम क्यों सिखाना चाहते हैं? कहते हुए खुशी बड़े प्यार से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। और अक्षत अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ जान कि तुम मेरे बिजनेस को संभालना सीख लो और अपने पैरों पर खड़ी हो सको, या फिर वक्त पड़ने पर मेरी गैर हाजिरी में मेरे बिजनेस को संभालो। और मैं जानता हूँ मेरी जान यह कर सकती है। अक्षत का भरोसा देखकर खुशी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं ज़रूर करूँगी अक्सू। लेकिन एक बात बताइए, आप रुद्र के अलावा हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए? वह भी इतनी आसानी से? मैं जान सकती हूँ क्यों? वह तो आपका कजन ब्रदर है। मुझे तो लगा आपको मनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वह चाहे जो कुछ भी है जान, तुम मेरी जान हो। तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं। और अगर रुद्र गलत है तो उसका असली चेहरा उसकी वाइफ के सामने आना चाहिए, और अगर नहीं तो निकिता के दिमाग से फालतू की बातें निकालने के लिए यही सही रास्ता है। इतना कहकर अक्षत ने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और शिवाय को अपने कैबिन में बुलाया। हेलो शिवाय, कम टू माई कैबिन। अब अक्षत ने कॉल डिस्कनेक्ट की और फ़ोन वापस अपने पॉकेट में रखा। कुछ ही सेकंड में उनके कैबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ, जो महसूस कर खुशी धीरे से अक्षत के गोद से उतरने लगी। लेकिन अक्षत अगले ही पल उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर वापस अपनी गोद में बैठाते हुए गरजते हुए बोला, डोंट यू डेयर जान, चुपचाप बैठी रहो। अक्षत की धमकी सुनकर खुशी घबराते हुए वापस उसकी जगह पर बैठ गई और नाक फुलाकर दिल ही दिल में अपने आप से बोली, ओहो, यह आदमी सचमुच कभी नहीं सुधरेंगे। नेवर जान, यू नो वेरी वेल। खुशी एक बार फिर हैरान नज़रों से अक्षत को देखने लगी, क्योंकि उसने यह बात अपने दिल में कही थी, लेकिन फिर भी अक्षत ने उसकी बात को जवाब दे दिया था। खुशी को कभी कभी यह शक होता था कि अक्षत कोई वैम्पायर है, क्योंकि वह उसके दिल की बात सुन सकता था। तभी अक्षत खुशी की बेवकूफ़ नज़रों को इग्नोर दरवाजे पर शिवाय को ऑर्डर देते हुए, कमिंग। अक्षत का ऑर्डर पाते ही दरवाजे पर खड़ा शिवाय जल्दी से कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र जैसे ही सामने खुशी और अक्षत पर गई, उसने अपनी नज़र नीचे कर ली और हल्का सा सर झुकाकर खुशी को ग्रीट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून क्वीन, आपने मुझे बुलाया किंग। खुशी शिवाय की किसी बात का जवाब नहीं दे पाई, बस धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। तभी अक्षत शिवाय की तरफ देखते हुए बोला, शिवाय, आई हैव
आई एम इम्पोर्टेंट वर्क फॉर यू। मुझे रुद्र प्रताप सिंघानिया की एक एक डिटेल चाहिए। वह पिछले एक हफ्ते से किसके साथ रहता है, क्या करता है, क्या नहीं, और अभी वह फिलहाल क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, हर एक सेकंड की डिटेल, वह भी कल सुबह तक। गॉट इट? यस किंग, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहते हुए सिवाय अपनी नज़र लगातार नीचे रखी थी। और सुनो, मुझे अगले 3 दिन में अपना कैबिन रीमॉडिफाई चाहिए, क्योंकि अब क्वीन भी मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करने वाली है सीईओ की पोस्ट के लिए। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है उसे मैनेज कर लेना। अक्षत की बात सुनकर शिवाय पहले तो थोड़ा सा हैरान था, लेकिन फिर भी उसने कोई भी रिएक्शन ना देते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब तुम जा सकते हो। अक्षत के ऑर्डर को सुनकर शिवाय चुपचाप वहाँ से चला गया और अब अक्षत खुशी की तरफ देखते हुए चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अब तो खुश होना जान। खुशी मुस्कुराकर अक्षत के गले लगते हुए, थैंक यू सो मच अक्षु, आप ना बहुत अच्छे हैं। रात लगभग 10 बजे अक्षत और खुशी एक साथ ऑफिस से वापस घर लौट रहे थे। इतनी देर तक खुशी अक्षत के ही कैबिन में बैठी उसके काम को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अक्षत ने उसे साथ घर चलने के लिए कहा था। वह दोनों जैसे ही विला में आए तभी खुशी को निकिता का ख्याल आया और उसने शांति आंटी की तरफ देखते हुए कहा, शांति आंटी, निकिता बेटा वह तो दोपहर को ही चली गई थी। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूं। ठीक है। इतना कहकर खुशी अक्षत के साथ अपने कमरे में गई। थोड़ी ही देर में दोनों फ्रेश हो चुके थे और अब डिनर करने के बाद खुशी और अक्षत बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे, लेकिन अपनी सहेली का ख्याल आते ही खुशी की आंखों से नींद गायब थी। आखिर हो भी क्यों ना, निकिता उसके लिए सिर्फ उसकी सहेली नहीं बल्कि उसकी बहन से भी बढ़कर थी। उसने हर अच्छी और बुरी स्थिति में खुशी का साथ दिया था और आज निकिता की लाइफ में इतना कुछ स्ट्रगल चल रहा था। अक्षत जो कि खुशी को अपने सीने से लगाए हुए लेटा था, उसे भी इस बात का एहसास था। उसने यूं ही आंखें बंद किए हुए खुशी के सर को प्यार से सहलाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, ज़्यादा मत सोचो, सो जाओ, वरना तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। और खुशी अक्षत की इस बात को सुनकर धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अक्षु, मुझे चिंता हो रही है। अगर निकिता का शक सही निकला तो वह टूट जाएगी। वह रुद्र से बहुत प्यार करती है और अगर निकिता की कही हुई बात सही है तो मुझे भी घबराहट हो रही है, वरना ऐसी क्या वजह हो सकती है कि रुद्र इस तरह निकिता को इग्नोर कर रहा है। और खुशी के इन सवालों को सुनकर अक्षत प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, जान, तुम लोग यूं ही किसी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, क्योंकि यह भी हो सकता है कि उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो। जब तक हमारे हाथों सबूत नहीं आते कुछ भी कहना बेकार है। अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, या फिर कहो तो हम लोग एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं। अक्षत के इतना कहते ही खुशी हैरान नज़रों से अपने ठरकी पति को देख रही थी। अब उसने हल्के से मुंह बनाते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, चुप हो जाइए ठरकी कहीं के, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। जब देखो तब इनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं। और खुशी का इतना कहना था कि अक्षत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने खुशी को यूं ही अपने सीने से लगाए हुए दिल ही दिल अपने आप से सोचते हुए कहा, यह रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे इस बारे में उससे बात करनी होगी, इससे पहले कि वह अपनी बेवकूफ़ी में आकर अपना घर बर्बाद कर दे। इन शब्दों को कहते हुए अक्षत भी काफ़ी सीरियस था। वहीं दूसरी तरफ निकिता एक बार फिर अपने कमरे में मायूस सी बालकनी में बैठी हुई थी। दिसंबर का महीना, बालकनी से आ रही ठंडी ठंडी हवाएं उस जगह को बहुत कोल्ड बना रही थी, लेकिन इसके बावजूद निकिता को कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपने दर्द से लड़ते हुए बालकनी में बैठी हुई थी। देखते ही देखते पूरी रात बीत गई। निकिता रुद्र का इंतजार करते करते बालकनी में ही सो गई थी, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि आज रुद्र घर वापस आया ही नहीं था। अगली सुबह जब निकिता की आंखें खुली तो उसे कमरे में रुद्र नजर नहीं आया। वह बिना फ्रेश हुए नीचे हॉल में गई और सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, सर ऑफिस चले गए क्या? यह सुनकर सर्वेंट को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ निकिता को बताया, मैडम सर तो रात को घर वापस आए ही नहीं थे। सर्वेंट की इस बात को सुनकर निकिता काफ़ी हैरान थी। उसकी आंखों में एक बार फिर नमी उतरने लगी थी, लेकिन तभी रुद्र अपने बिखरे हुए चेहरे के साथ हाथ में लैपटॉप का ब्रीफकेस लिए हॉल में खड़ी निकिता को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सीधा कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। निकिता नम आंखों से उसे जाता हुआ देख रही थी, लेकिन फिलहाल उसने रुद्र को नहीं रोका और ना ही कोई बात कही, क्योंकि अब वह सिर्फ सबूत आने का इंतजार कर रही थी। निकिता चुपचाप कमरे में आई तो रुद्र बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। निकिता चुपचाप बेड पर बैठे उसे देख रही थी। शायद रुद्र खुद बात करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा नहीं था।
थोड़ी ही देर बाद वह फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया और रेडी होने के लिए क्लोजेट रूम में चला गया। कुछ ही देर में वह रेडी होकर क्लोजेट रूम से बाहर आया तो निकिता को अपने सामने देखकर उसने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। वह चुपचाप बिना कुछ कहे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल में आया। वह इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे निकिता उसे नजर ही नहीं आ रही। अब निकिता की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे। उसका दिल कर रहा था कि वह चिल्ला चिल्ला कर रुद्र से सवाल पूछे, आखिर वह उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह बेचारी खून का घूंट पीकर यूं ही शांत रह गई। निकिता ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल में भी नहीं आई। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद रुद्र वापस कमरे में आया और एक बार फिर निकिता को इग्नोर करके बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गया। अब यह चीज़ निकिता का खून खोल चुकी थी। निकिता बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई और बाथरूम में फूट फूट कर रो रही थी। उसे न जाने क्यों रुद्र की नज़रों में पहले जैसा प्यार नजर नहीं आ रहा था। उसका दिल दर्द से फटा जा रहा था। आखिर कोई इंसान कैसे अपनी बीवी को सामने देखकर उसे इग्नोर कर सकता है। अब निकिता का दिल इस बात को यकीन कर चुका था कि शायद रुद्र सचमुच उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि रुद्र रात भर घर नहीं आने वाला। इस बारे में उसने निकिता को मैसेज करना तक जरूरी नहीं समझा। लगभग 1 घंटे बाद निकिता किसी तरह अपना दिल हल्का करके फ्रेश होती है। फिर बाथरूम से वापस आकर क्लोजेट रूम में जाकर उसने भी आज एक लॉन्ग लाइट ग्रीन अनारकली सूट पहनकर अपने चेहरे पर बिना कोई मेकअप किया, सिर्फ बालों में काम करके मांग में हल्का सा सिंदूर और बिंदी लगाकर क्लोजेट रूम से बाहर आई। उसने एक नज़र बेड पर सो रहे रुद्र को देखा तो उसकी आंखें एक बार फिर गीली होने लगी थी। वह बिना कुछ बोले और बिना खाना खाए तेज कदमों के साथ विला से बाहर चली गई। वह अपने सवालों के जवाब लेने के लिए खुशी के पास जा रही थी, क्योंकि रात को खुशी से उसकी बात हुई थी और खुशी ने कहा था कि अक्षत ने सुबह तक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए अपने लोग लगाए हैं। अब निकिता को क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी, क्योंकि अब उसे एक पल भी इंतजार नहीं हो रहा था। वह हर हाल में जल्दी से जल्दी रुद्र की सच्चाई जानना चाहती थी। थोड़ी ही देर में वह खुशी के पास उसके विला पहुंच चुकी थी। खुशी, जो कि अभी अभी डाइनिंग हॉल से वापस अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी, अचानक ही निकिता की गाड़ी की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान बाहर की तरफ गया और उसने अपने कदम बाहर एंट्रेंस की तरफ मोड़ दिए। अक्षत को भी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वह आज जल्दी ऑफिस चला गया था। इस वक्त सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। खुशी जैसे ही मैन एंट्रेंस की तरफ आई, तभी निकिता हड़बड़ाती हुई गाड़ी से बाहर निकलकर तेज कदमों के साथ खुशी के सामने आई और अपनी आंखों में आंसू लिए एक बार फिर खुशी के गले लग गई। खुशी को समझ आ चुका था कि निकिता एक बार फिर हर्ट हुई है। निकिता ने रोते हुए खुशी को अपनी सारी बातें बताना शुरू कर दिया। खुशी उसे कंफर्ट फील कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब दिल ही दिल में उसे भी एक घबराहट हो रही थी। क्या रुद्र सचमुच निकिता को अब धोखा दे रहा है? लेकिन फिलहाल खुशी और निकिता के पास इस बात का जवाब नहीं था। इस बात का जवाब तो सबूत दे सकते थे, जो कि फिलहाल अक्षत तक पहुंचने वाले थे। अक्षत, जो कि फिलहाल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड कर रहा था। दोपहर लगभग 2 बजे वह मीटिंग खत्म हुई। अक्षत जैसे ही अपने कैबिन में आया, तभी सिवाय उसके सामने सर झुकाकर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन की डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ्स देता है। सर, यह रुद्र प्रताप सिंघानिया की इन्फॉर्मेशन है जो आपने मुझसे मांगी थी, और इन्फॉर्मेशन का एनवलप है। एक फाइल के साथ अपने टेबल पर देखकर अक्षत वह फाइल और एनवलप अपने हाथों में उठाता है। इस वक्त अक्षत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सर, यह रुद्र प्रताप सिंघानिया की इन्फॉर्मेशन है जो आपने मुझसे मांगी थी, और इन्फॉर्मेशन का एनवलप एक फाइल के साथ अपने टेबल पर देखकर अक्षत वह फाइल और एनवलप अपने हाथों से उठाता है। इस वक्त अक्षत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अब अक्षत ने सिवाय को वहां से जाने का इशारा किया। सिवाय चुपचाप अक्षत का ऑर्डर पाकर वहां से चला गया। अक्षत अपने हाथ में रखे हुए एनवलप को देखते हुए एक बड़े से कांच के विंडो के सामने आया, जहां से खड़े होकर पूरा शहर नजर आ रहा था। अब अक्षत ने धीरे से वह एनवलप खोला और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ्स निकाल कर देखा, जिन्हें देखते हुए अक्षत का चेहरा सर्द होने लगा था। उसके चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे, जिन्हें समझना शायद मुश्किल था। सभी डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ देखने में अक्षत को लगभग 1 घंटे का समय लग गया, और अब अक्षत ने वह एनवलप और फाइल अपने टेबल पर रखकर अपने पॉकेट से एक मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, कम टू द माई ऑफिस राइट नाउ। और लगभग 1 घंटे बाद अक्षत इस वक्त अपने कैबिन में चेहरे पर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा था, और उसके ठीक सामने रुद्र कन्फ्यूजन से दोनों के बीच एक पिन ड्रॉप साइलेंस था।
और तभी रुद्र इस साइलेंस को ब्रेक करते हुए अक्षत के चेहरे की तरफ सवालिया नज़र से देखते हुए बोला, बोल क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ, वह भी इतने शॉर्ट नोटिस पर? कोई इम्पोर्टेंट काम? इम्पोर्टेंट काम तो है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं, बल्कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। रुद्र कन्फ्यूजन से, मतलब? अक्षत एक ठंडी सांस लेते हुए अपने ड्रावर में से एक एनवलप और उसकी डिटेल वाली फाइल निकालकर उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, खुद ही देख लो। रुद्र वह एनवलप और फाइल उठाकर देखता है और देखते ही वह पूरी तरह हैरान था। अब उसका चेहरा पसीना पसीना हो रहा था। वह झटके से अक्षत की तरफ देखते हुए थोड़ा घबराते हुए बोला, यह सब तुम्हारे पास? क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? क्या मैं जान सकता हूँ उसका कारण क्या है? जान सकते हो, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम यह बात अपनी वाइफ निकिता से क्यों छुपा रहे हो? क्या तुम जानते हो इस चीज़ का तुम्हारी मैरिज लाइफ और रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ सकता है? तुम जो हरकतें कर रहे हो इससे तुम्हारी शादी ब्रेक हो सकती है। डोंट यू थिंक दैट कि तुम्हें अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए, उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए? व्हाट डू यू मीन? कहते हुए रुद्र थोड़ा कंफ्यूज था। आई मीन वेरी क्लियर दैट इफ़ यू लव समवन सो आई थिंक यू शुड गिव एवरीथिंग क्लियर विद हिम। खैर, मुझे लगता है कि तुम्हारा यह जानना जरूरी है कि तुम्हारी वाइफ निकिता कई दिनों से परेशान है और अब उसे यह लगता है कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। तुम्हारा उससे दिल भर गया है और अब तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो, और इसी बात को कंफर्म करने के लिए उसने मुझे हायर किया है ताकि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूं। और जब मुझे यह सबूत हाथ लगे तो आई एम वेरी शॉक्ड दैट कि असली मैटर तो यह है। मैं चाहता तो यह सभी पेपर और डॉक्यूमेंट मैं डायरेक्ट उसे दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे यह करना ठीक नहीं लगा, और मैंने यह पेपर्स तुम्हारी वाइफ को देने से पहले तुम्हें देना जरूरी समझा। आखिर यह तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, मैं इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे क्यूरियोसिटी है, इसीलिए क्या मैं जान सकता हूँ यह कब से चल रहा है और तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इस बारे में उसे बता भी तो सकते हो। और अक्षत की बात सुनकर रुद्र अपने चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस करते हुए बोला, देखो एजे, थैंक यू सो मच कि तुमने इस बारे में निकिता को बताने से पहले मुझे इन्फॉर्म किया, लेकिन प्लीज़ तुम बुरा मत मानना, मैं नहीं चाहता इस बारे में मैं किसी से भी डिस्कस करूं, क्योंकि यह मेरा पर्सनल मैटर है। बेहतर होगा तुम भी इससे दूर रहो। मुझे निकिता को क्या बताना है और क्या नहीं, यह मैं खुद समझ लूँगा। और रुद्र की इस बात को सुनकर अक्षत कोल्ड वॉइस में बोला, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे तुम करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। वैसे तो तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा किसी भी रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाते रिश्ते मुझे पसंद नहीं, इसीलिए भाई होने के नाते नहीं, बल्कि एक वेल विशर होने के नाते तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि अक्षत जिंदल किसी का एहसान नहीं रखता। तुम लोगों ने पिछले दिनों मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए एक फ्री के एडवाइस दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो रख लेना। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता जितना दिखने में स्ट्रॉन्ग नज़र आता है उतना होता नहीं। एक जरा सी गलती पूरे रिश्ते को उलझाकर रख सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो तुम उसे सुलझाते सुलझाते थक जाओगे और वह कब टूट जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। देखो, तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में अपनी वाइफ से क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि इन औरतों के दिमाग में अगर कोई शक घर करके बैठ गया तो इस बात के 100% चांस है कि वह रिश्ता ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी तुम जिस तरह से बिहेव कर रहे हो और निकिता को इग्नोर कर रहे हो, ऐसे में किसी भी वाइफ को यही लगेगा कि उसका हस्बैंड गलत है, और इससे पहले कि उसका यह शक यकीन में बदल जाए तुम्हें अपनी साइड क्लियर कर देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यह सजेशन मैं तुम्हें इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी वाइफ बार बार रोते बिलखते मेरी वाइफ के पास आकर उसका भी दिमाग खराब कर रही है, जिसके कारण मेरी जान भी टेंशन में आ रही है, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं, क्योंकि यह मेरी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। बेहतर होगा तुम दोनों मियाँ बीवी अपनी चीज़ें खुद ही सुलटाओ। वैसे फ़िलहाल के लिए तो मैं तुम्हारी वाइफ को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके बाद तुम लोगों की पर्सनल लाइफ कैसे चल रही है और कैसे नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बशर्ते इस बीच में मेरी जान कहीं ना आए। बाकी यह डॉक्यूमेंट और फाइल हैं, इसे लेकर जाओ, इसका क्या करना है तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अब तुम जा सकते हो। और अक्षत की बात सुनकर रुद्र वह फाइल और डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ से चला गया। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। अक्षत अपने घर आया तो निकिता अभी तक खुशी के साथ ही चिपकी हुई थी। दोनों ही सहेलियां नीचे हॉल में सोफे पर थी। निकिता खुशी के गोद में अपना सर रखकर लेटी हुई थी और खुशी प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। अक्षत जैसे ही विला के अंदर हॉल में एंटर करता है, सामने का नज़ारा देखकर उसकी नीली आंखें एक बार फिर कठोर हो गई
उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई और वह दांत पीसते हुए अचानक ही धाड़ कर बोला, यह क्या हो रहा है यहाँ? जान, यह निकिता की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में, तुम अब तक अपने घर नहीं गई? और अक्षत की आवाज़ सुनते ही खुशी एक पल के लिए घबराते हुए उछल पड़ी। उसकी नज़र जल्दी से अक्षत की तरफ गई। तभी निकिता, जो कि खुशी की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी, वह भी अचानक से उठकर बैठ गई और अक्षत के गुस्से को इग्नोर कर वह जल्दी से अक्षत के पास आते हुए बोली, चिल्लाना बाद में, पहले यह बताओ कि क्या आपके हाथ कोई सबूत लगे हैं? आखिर रुद्र ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या सचमुच वह मुझे? कहते हुए निकिता की आंखों में आंसू आने लगे थे और निकिता की इस बात को सुनकर अक्षत अचानक ही खामोश हो गया। तभी खुशी जल्दी से आगे आते हुए निकिता के हाथों को पकड़कर उसे अपनी पलकें झपकाते हुए शांत करती है और उसे अपने पीछे करके अक्षत की तरफ देखते हुए थोड़ा प्यार और शांति से बोली, अक्षु, कुछ पता चला? कुछ इन्फॉर्मेशन प्लीज़ बताइए ना, निकिता का रो रो कर बुरा हाल है। और खुशी की बात सुनकर अक्षत अपनी वॉइस को थोड़ा नॉर्मल करते हुए बोला, मैंने अपने लोग लगा रखे हैं, फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तुम लोग चिंता मत करो, बहुत जल्द सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल अपनी इस दोस्त को घर जाने के लिए कहो, बहुत रात हो चुकी है। और अक्षत की बात सुनकर खुशी निकिता की तरफ देखती है तो निकिता अपनी आंखों में आंसू लिए नाव में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, जब तक सब कुछ मुझे पता नहीं चल जाता मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वरना वह फिर आधी रात को आएगा, मुझे सामने देखकर भी मुझे इग्नोर करेगा और यह चीज़ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी मैं वहाँ हूँ या नहीं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए अच्छा है मैं यहीं रहूँ। इन शब्दों को कहते हुए निकिता काफ़ी इमोशनल लग रही थी और अक्षत उसकी बातों को सुनकर कोल्ड नज़रों से उसे और खुशी को देखने लगा। उसके हाथों की मुट्ठियां कस रही थी और नसें उसके हाथों पर उभर रही थी, जिन्हें देखकर खुशी समझ पा रही थी कि अक्षत को गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिलहाल खुशी को मालूम था कि उसकी दोस्त को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वह धीरे से आगे बढ़कर अक्षत के हाथों को पकड़कर उसे अपने हाथों से दबाती है। तो अक्षत का ध्यान खुशी के चेहरे की तरफ गया। खुशी अपनी आंखों में कुछ रिक्वेस्ट लिए प्यार से अक्षत को देखती है तो अक्षत ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक बार फिर निकिता को समझाते हुए कहा, तुम्हारा पति तुम्हें इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी उसे इग्नोर करो। मुझे लगता है तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए ताकि वह तुमसे अपनी बात कह सके। वह कहेगा तब ना, जब वह मेरे पास बैठेगा, मुझे देखेगा, लेकिन उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं वहाँ हूँ या नहीं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, शायद मेरी गैर मौजूदगी में ही उसे मेरे ना होने का एहसास हो। अब यही एक रास्ता है, शायद उसका ध्यान मेरी तरफ आए, शायद वह मुझे ढूंढे। लेकिन अगर आप लोग मुझे यहाँ नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं सड़क पर रह लूँगी, लेकिन उस घर में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ मैं आप लोगों के बीच दीवार बन रही हूँ। मेरा घर तो बर्बाद हो ही रहा है, मैं अपने दोस्त का बर्बाद नहीं कर सकती। थैंक यू खुशी, तूने मुझे बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है। थैंक यू, आपने अब तक मेरी जो मदद की। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बता देना, फिलहाल मैं चलती हूँ। इतना कहकर निकिता वहाँ से जाने लगी और तभी खुशी जल्दी से अक्षत का हाथ छोड़कर निकिता के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, कहाँ जा रही है तू? पागल है क्या? तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास जब तक तेरा दिल ना करे। जब तक रुद्र तुझे खुद ढूंढने ना आए तू मेरे पास रहेगी। मेरे रहते तुझे सड़क पर रहने की ज़रूरत नहीं है। तेरी बहन अभी जिंदा है ना? और खुशी की बात को सुनकर निकिता अपनी नम आंखों से एक नज़र खुशी को देखकर अक्षत को देखती है, फिर उसे मना करते हुए बोली, हाँ तू है, इसीलिए तो प्रॉब्लम में सबसे पहले तेरे पास आई हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना चाहिए, तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ। अब खुशी ने उसे जिद करते हुए कहा, क्या खाक ठीक है? तू कहीं नहीं जाएगी, बस मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अक्षत की तरफ देखते हुए, अक्षु आप ही कुछ कहिए ना इसे। और मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्षत ना चाहते हुए भी अपने कदम तेजी से सीढ़ियों पर रखते हुए बोला, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर अक्षत वहाँ से चला गया। अब खुशी मुस्कुराते हुए निकिता से बोली, देखा, अब तो अक्षु ने भी कह दिया, अब तो यहीं रहेगी जब तक तेरा जी चाहे। तो चल मेरे साथ, कमरे में आराम कर। इस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे थे। खुशी ने निकिता को समझा बुझाकर पहले ही खाना खिला दिया था। वह निकिता को गेस्ट रूम में लेकर आई और उसे वहां आराम करने को कहकर खुद कमरे से बाहर निकल गई। खुशी के जाने के बाद निकिता की आंखों में आंसू थे। वह सचमुच यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वह इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और उसे एक सहारे की ज़रूरत थी। खुशी और निकिता एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। वह दोस्त कम बहनें ज़्यादा थी। फिलहाल निकिता इतनी कमजोरी से गुजर रही थी कि उसे अपना सर रखकर रोने के लिए किसी का कंधा चाहिए था।
आमतौर पर लोग ऐसे मामले में जाने अनजाने डिप्रेशन में चले जाते हैं या दिमागी मरीज बन जाते हैं। ऐसे वक्त पर अगर कोई सहारा ना मिले तो कई दफ़ा लोग अपनी जान भी दे देते हैं। और खुशी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी कि निकिता को सहारे की ज़रूरत है। अब खुशी अपने कमरे में आई जहां अक्षत फ्रेश होकर बाथरूम से निकल रहा था। वह एक टॉवल से अपने बालों को पोंछते हुए दूसरे टॉवल को अपनी कमर पर लपेटे बाथरूम से बाहर निकला। तभी खुशी उसके सामने आकर उसके हाथ से टॉवल लेकर उसकी पीठ का पानी पोंछते हुए, उस टॉवल से ड्राई करते हुए और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अक्षत से बोली, अक्षु, क्या आपको सचमुच कोई सबूत हाथ नहीं लगे या आप बताना नहीं चाहते? खुशी की बात सुनकर अक्षत यूं ही खड़े हल्का सा अपना सर पीछे की तरफ ले जाते हुए खुशी से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो जान? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक करती तो यह जिम्मेदारी आपको नहीं देती, लेकिन अक्षु, आपकी बीवी हूँ, आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मुझे यकीन है अगर आप मुझे कुछ नहीं बता रहे तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जो भी कहिएगा सही और गलत की परख करके कीजिएगा, क्योंकि मेरी दोस्त मुझे रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और खुशी की बात सुनकर अक्षत धीरे से उसकी तरफ पलटकर खुशी के दोनों कंधों को अपने हाथों से पकड़ते हुए प्यार से बोला, जब इतना ही समझती हो मुझे तो यह भी समझ लो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, इसीलिए ज़्यादा मत सोचो, बस कुछ वक्त का इंतजार करो, मैं हूं ना। और अक्षत की बात सुनकर खुशी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर उसके सीने से लग गई। अब थोड़ी ही देर में दोनों डिनर करके बिस्तर पर लेटने के लिए आ चुके थे। खुशी निकिता को लेकर अभी भी थोड़ी परेशान थी और उसकी परेशानी अक्षत ने अच्छे से देख ली थी। खुशी के माथे पर चिंता की लकीरें देखकर अक्षत को रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्षत ने गुस्से से दांत पीसते हुए दिल ही दिल में अपने आप से कहा, यह दोनों नमूनों के कारण मेरी जान मुझ पर ध्यान ही नहीं दे पा रही, इन दोनों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब अक्षत ने खुशी के चेहरे की तरफ देखा तो खुशी यूं ही बिस्तर पर लेटे हुए सीलिंग की तरफ देख रही थी। यह देखकर अक्षत धीरे से खुशी के पास आया और उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से खींचकर अपने ऊपर कर लिया। खुशी अक्षत के अचानक इस हरकत से हैरान थी। अब वह अक्षत के ऊपर ही उसके पेट पर लेटी हुई थी। तभी अक्षत अपने हाथों को बड़ी ही मदहोश तरीके से उसकी कमर पर चलाते हुए बोला, कितनी बार कहा है मेरे पास रहो तो तुम्हारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए। और अक्षत की इस बात को सुनकर खुशी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अक्षत के होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, जल कुकड़े कहीं के, सारी दुनिया सुधर सकती है लेकिन आप नहीं सुधर सकते। नेवर, यू नो मी वेरी वेल जान, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई जस्ट वांट यू। अब अक्षत ने धीरे से खुशी के कानों के पास जाकर बड़ी ही मैग्नेटिक वॉइस में कहा, जान आई वांट। और अक्षत की इस बात को सुनकर खुशी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जल्दी से घबराते हुए अक्षत को अपनी आंखें दिखाकर कहा, अक्षु नो। जान यस, मैंने कल तो खुद को रोका था लेकिन आज नहीं। और इधर दूसरी तरफ रुद्र अपने घर आया और सीधा अपने कमरे में गया जहां उसे निकिता कहीं भी नजर नहीं आई। रुद्र ने अपने हाथों में लिया हुआ ब्रीफ केस साइड टेबल पर रखा और बालकनी साइड जाकर निकिता को ढूंढना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में देखने के बाद निकिता उसे कहीं नजर नहीं आई। अब रुद्र थोड़ा कंफ्यूज था, आखिर निकिता गई कहाँ। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकला और सर्वेंट से निकिता के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने बताया कि निकिता सुबह से ही घर से बाहर है। यह सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान था। अब उसने निकिता के नंबर पर कॉल की तो निकिता का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। दरअसल खुशी ने ही निकिता के नंबर को स्विच ऑफ कर देने के लिए कहा था ताकि वह अच्छी नींद सो सके, वरना उस बेचारी ने रो रो कर अपना सर दर्द कर लिया था। अब रुद्र थोड़ा परेशान था, तभी उसने खुशी के नंबर पर डायरेक्ट ही कॉल कर दी, क्योंकि वह जानता था अगर निकिता कहीं जाएगी तो ज़रूर खुशी के पास जाएगी। अक्षत जो अब तक खुशी को अपना प्यार जाहिर कर रहा था, अचानक ही खुशी का नंबर रिंग होता हुआ देख दोनों का ध्यान मोबाइल की तरफ गया। खुशी जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाने वाली थी, तभी अक्षत फ्रस्ट्रेशन के मारे तुरंत ही खुशी के हाथों को रोक देता है और थोड़ा गुस्से से नाराजगी जताते हुए बोला, नोट दिस टाइम जान, बट अक्षु वह फ़ोन इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। अक्षत जल्दी से खुशी के होठों पर एक उंगली रखकर कहा ना, नोट दिस टाइम ओनली, आई एम इम्पोर्टेंट फॉर यू, गॉट इट। और अक्षत की इस बात को सुनकर खुशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ओके ओके ओनली यू, नाउ यू हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी विद यू। कहते हुए अक्षत ने एक बार फिर खुशी को अपने आगोश में समा लिया। वहीं दूसरी तरफ कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। इनफैक्ट अक्षत ने फ़ोन स्विच ऑफ करके ही रख दिया था।
अक्षत के घर का लैंडलाइन नंबर, जो कि नीचे हॉल में था, वह भी कई बार रिंग करके अपने आप ही बंद हो गया, क्योंकि फिलहाल कोई सर्वेंट भी नहीं था जो उस फोन को रिसीव कर सके। और देखते ही देखते पूरी रात बीत गई। इधर जहां एक तरफ एक कपल एक दूसरे की बाहों में अपना प्यार जाहिर कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दो कपल एक दूसरे से अलग ना जाने अपनी ही कसम और परेशानी में थे। और अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर अक्षत अपनी हेड चेयर पर हमेशा की तरह बैठा हुआ था। खुशी उसकी बगल वाली चेयर पर थी और खुशी के बगल में निकिता बैठी हुई थी। निकिता का फिर से कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन खुशी अपना पूरा कंसंट्रेशन उसकी तरफ करते हुए, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हुए खाने को दे रही थी। और हमेशा की तरह यह चीज़ अक्षत को गुस्सा दिला रही थी, लेकिन खुशी के समझाने पर वह ना चाहते हुए भी अपनी फोक बार बार प्लेट में मार रहा था, क्योंकि वह इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, वरना खुशी नाराज हो जाती। यह सब अक्षत लगभग 15 मिनट से देख रहा था और फाइनली जब उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर खुशी को आवाज़ लगाते हुए कहा, जान, यहाँ तुम्हारी दोस्त के अलावा मैं भी हूँ। क्या मेरा खाना जरूरी नहीं है? अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कहकर अक्षत जैसे ही अपनी जगह से उठने वाला था, तभी खुशी बेबसी से अपना माथा पीटते हुए तुरंत ही अक्षत का हाथ पकड़ लेती है और उसे वापस अपनी जगह पर बैठाते हुए उसके बगल में खड़े होकर बोली, रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? हे भगवान, मैं अकेली नन्ही सी जान किस किस को संभालूं? निक्की प्लीज यार, तू थोड़ा सा खा ले मेरे लिए, तू तो समझदार है। तब तक मैं अपने इस बड़े से बच्चे को समझा लूं, वरना दिन भर गाल फुलाकर ऑफिस में घूमेंगे और सबकी सांस अटका कर रखेंगे। खुशी के इस ताने को सुनकर निकिता के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन अक्षत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह खुशी को पहले घूर कर देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। अब खुशी अपने हाथों से ब्रेकफास्ट का निवाला उठाकर अक्षत के मुंह में खिलाती है। अक्षत भी चुपचाप उसके हाथों से खाना खा रहा था। खुशी उसकी बगल में खड़ी थी और तभी अक्षत ने अचानक ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। यह सब इतना जल्दी हुआ कि खुशी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अचानक ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और निकिता भी एक पल के लिए शर्मा गई। उसने अपनी नज़र प्लेट में कर ली। अब खुशी थोड़ा अकवर्ड महसूस करते हुए जल्दी से अक्षत की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए धीरे से अक्षत से बोली, अक्षु, यह क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। यहाँ हमारे अलावा निकिता भी है, कुछ तो शर्म कीजिए। क्या सोचेगी वह हमारे बारे में? और तभी अक्षत गुस्से से खुशी की कमर को अपने मजबूत हाथों से पकड़कर वापस अपनी लैप पर बैठाते हुए थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोला, जान, मैं कपड़े पहन रखे हैं तो मुझे शर्म किस बात की? और वह भी सिर्फ अपनी बीवी को छूने के लिए। मुझे किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वह क्या सोचती है और क्या नहीं, आई डोंट केयर। चुपचाप यहाँ बैठकर मुझे ब्रेकफास्ट करवाओ, वरना। और अक्षत की धमकी को सुनकर खुशी ना चाहते हुए भी हार मान चुकी थी। अब वह यूं ही शर्माते हुए अक्षत को खाना खिला रही थी। अक्षत और खुशी को इस तरह देखकर निकिता दिल ही दिल अपने आप से बोली, भगवान, इनकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। काश इतना प्यार हर किसी की लाइफ में होता। निकिता समझदारी दिखाते हुए अपनी जगह से उठकर खुशी की तरफ देखते हुए बोली, खुशी, मेरा हो गया, मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम लोग अपना ब्रेकफास्ट करो। इतना कहकर निकिता वहाँ से जाने लगी और तभी खुशी थोड़ा परेशान होकर निकिता को आवाज़ देते हुए बोली, लेकिन निक्की, तूने तो अभी कुछ खाया ही नहीं। तेरी प्लेट में ब्रेकफास्ट यूं का यूं रखा है, कम से कम जूस तो पी ले। आई एम सॉरी, लेकिन तू तो जानती है इन्हें, प्लीज़ बुरा मत मानना। खुशी को इस तरह बातें करते हुए देखकर अक्षत उसकी तरफ घूर कर देख रहा था, लेकिन खुशी ने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसे फिलहाल निकिता की चिंता थी। तभी निकिता अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए एक नज़र अक्षत को देखते हुए बोली, इट्स ओके, मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं लगता। आई नो कि उन्हें सिर्फ तेरी अटेंशन चाहिए, तू उन्हें देख, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर निकिता अपना हाथ बढ़ाकर जूस का गिलास ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है। और तभी अचानक ही हॉल में रुद्र तेज कदमों के साथ दाखिल होते हुए निकिता के नाम को पुकारते हुए बोला, निकिता, निकिता, कहाँ हो तुम? तभी निकिता पर नजर गई, तुम यहाँ हो? तुम रात भर घर क्यों नहीं आई और मेरे फ़ोन को भी रिसीव नहीं किया, उल्टा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया? मैं रात भर तुम्हारे लिए कितना परेशान था। अरे एटलीस्ट तुम्हें यहाँ रहना है तो कम से कम मुझे कॉल तो कर सकती थी। क्या तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? और अचानक रुद्र को इस तरह हाइपर देखकर निकिता अगले ही पल पलटकर अपने हाथों में लिया हुआ जूस का गिलास डाइनिंग टेबल पर रखती है और गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? एक दिन मैं तुम्हें बिना बताए घर से बाहर क्या रह गई? तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है?
जबकि तुम अच्छे से जानते हो मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। लेकिन तुम अपनी बताओ, तुम तो हर रोज़ मुझे इग्नोर कर रहे हो। कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, इस बात की इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते। मुझे कितनी तकलीफ़ होनी चाहिए। अगर फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी मेरी है तो तुम्हारी भी तो होती है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ मेरी भी अपनी दोस्त के साथ हूँ, किसी पराये मर्द के साथ नहीं। लेकिन तुम तो खैर, अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? और तुम्हें कैसे पता कि मैं रात भर घर नहीं थी? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम तो आजकल इतने बिजी रह रहे हो कि तुम्हें तो वक्त ही नहीं होता मेरे बारे में खैर खबर लेने का। इन शब्दों को कहते हुए निकिता की आवाज़ में एक दर्द था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन दर्द से भरे हुए थे। और तभी रुद्र धीरे से आगे आते हुए निकिता की तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, देखो निक्की, यह हमारा पर्सनल मैटर है। यहाँ सबके सामने तमाशा करके हमारी पर्सनल प्रॉब्लम को पब्लिक मत करो। तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहते हुए रुद्र ने निकिता का हाथ पकड़ा। तभी निकिता रुद्र से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, यही तो मैं तुमसे कितने दिन से कह रही हूँ कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं था मुझसे बात करने का। और यहाँ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम को तमाशा मैंने नहीं बल्कि तुमने बना रहे हो, क्योंकि आवाज़ तुम्हारी ऊंची है। मुझे इग्नोर तुमने किया है, मैंने नहीं। और तुम फिलहाल जिन लोगों को पब्लिक कह रहे हो वह पब्लिक नहीं बल्कि मेरे अपने हैं। वह लोग हैं जो मुझे सुख दुख में साथ देते हैं। तुम्हारी तरह आधी आधी रात तक छोड़कर किसी और के पास नहीं रहते। मुझे जब भी उनकी ज़रूरत होती है वह मेरे साथ होते हैं। जब मैं अपने ही दर्द से लड़ते हुए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, गिड़गिड़ाकर थक गई थी, तुम्हारी एक नज़र की मोहताज हो गई, तब मुझे मेरी दोस्त ने सहारा दिया है। क्योंकि तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है दूसरी लड़कियों से। यू नो व्हाट रुदर, तुम पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा दिल बहलाने के लिए शायद कुछ और खिलौने आ चुके हैं। तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह रिश्ता अब तुम्हारे ऊपर बोझ बन रहा है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे अब पहले जैसी फीलिंग नज़र नहीं आती। और अगर ऐसा सचमुच है रुद्र, तो प्लीज़ मुझे क्लियर करके बता दो, ताकि मैं यह तो समझ सकूं कि मैं उस इंसान का इंतज़ार कर रही हूं जो नहीं आने वाला है। क्योंकि अब मैं भी थक चुकी हूँ तुम्हारा इंतज़ार करते करते। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे दिल में क्या है? बस एक बार बता दो और ख़त्म कर दो दर्द और इंतज़ार का यह सिलसिला। क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। मुझसे अब यह बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कहते हुए निकिता की आंखों से आंसू आने लगे थे। वह अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले रही थी और रुद्र से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र निकिता की आंखों में दर्द और तकलीफ देख रहा था। खुशी को भी निकिता के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह अचानक ही अक्षत की गोद से उतरकर खड़ी हुई और निकिता की तरफ उसे समझाने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाने लगी, निक्की, निक्की शांत हो जा, निक्की प्लीज़ शांत हो जा, इस तरह रो मत निक्की। खुशी ने इतना ही कहा था। तभी निकिता खुशी की तरफ देखकर खुशी से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, खुशी, खुशी इसे कह दो यहाँ से चला जाए। खुशी इसे कह दो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा है। निकिता इतना कह ही रही थी और अचानक ही हॉल में खड़े सभी लोग हैरान रह गए और खुशी का जोरदार चीख निकली, निक्की करें। और इसके साथ ही सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि निकिता, जो कि सीढ़ी के रास्ते बिना कुछ सोचे समझे दौड़ रही थी, अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ गया और देखते ही देखते निकिता उन सीढ़ियों के ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आ गई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और अगले ही पल खुशी के मुंह से जोरदार चीख निकली, निक्की। और इसके साथ ही निक्की अचानक ही फ्लोर पर गिरी हुई थी। इस चीख के साथ ही खुशी कुछ देर के लिए अपनी जगह पर जम गई। उसे यह नज़ारा देखकर काफ़ी शौक लगा था, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने किसी तरह खुद को संभाला और जल्दी से दौड़ते हुए घबराते हुए निकिता की तरफ दौड़ी और उसके चेहरे को अपने हाथों से थामते हुए उसके गाल को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। निक्की, निक्की क्या हुआ तुझे? निक्की, निक्की होश में आ, निक्की। हे राम जी, क्या हुआ इसे? अब खुशी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने अक्षत की तरफ देखते हुए उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अक्सू, 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 मेरी निक्की देखिए ना, क्या हुआ इसे? और तभी अचानक ही खुशी को अपने हाथों में कुछ गीलापन महसूस हुआ। खुशी ने जल्दी से निकिता की तरफ देखा तो निकिता के सर से हैवी ब्लीडिंग होने लगी थी, जो कि खुशी के लगभग सभी कपड़ों और हाथों को रंग चुकी थी। अब रुद्र भी जल्दी से दौड़कर निकिता को संभालने की कोशिश करने लगा। तभी अक्षत मामले की गंभीरता को समझकर जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर डॉक्टर को कॉल करता है, ताकि वह
वह पहले ही सभी फैसिलिटीज का इंतजाम कर सके। इधर रुद्र भी काफ़ी परेशान था। खुशी को रुद्र पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन फिलहाल उसका पूरा कंसंट्रेशन निकिता की तरफ था। अब अक्षत जल्दी से खुशी के पास आया और निकिता को देखते हुए बोला, जान, इसे काफ़ी चोट लगी है। हमारे पास एम्बुलेंस आने तक का इंतजार करने का वक्त नहीं है। हमें इसे खुद अस्पताल ले जाना होगा। यह सुनकर खुशी जल्दी से घबराते हुए अक्षत से बोली, जी जी, जल्दी जल्दी कीजिए अक्षु, प्लीज़ मेरी निक्की को बचा लीजिए। अब रुद्र जैसे ही निकिता को अपनी बाहों में उठाने वाला था, तभी अक्षत जल्दी से आगे बढ़कर रुद्र को पीछे कर देता है और निकिता को अपनी गोद में उठाकर जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ दौड़ा। रुद्र कुछ पल के लिए उसे जाता हुआ देखता ही रह गया। खुशी भी अक्षत के साथ साथ बाहर की तरफ दौड़ी। अब अक्षत और खुशी निकिता को गाड़ी में लेकर बैठे हुए थे। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उधर पीछे वाली गाड़ी में रुद्र आ रहा था। निकिता का सर खुशी की गोद में था और बाकी बॉडी अक्षत की गोद में थी। खुशी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से निकिता के सर से बह रहे खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। खुशी को इस तरह रोते हुए देखकर अक्षत अपनी कोल्ड वॉइस में उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, जान, इस तरह रो मत, उसे कुछ नहीं होगा, खुद को स्ट्रोंग रखो। और अक्षत की बात को सुनकर खुशी अपनी आंखों में आंसू लिए भरे हुए गले से अक्षत से बोली, कैसे, आखिर कैसे खुद को स्ट्रोंग रखूं? देखिए ना, इसे कितनी चोट लगी है। यह सब उस रुद्र प्रताप सिंघानिया की वजह से हुआ है। अक्षु, मैं सच कह रही हूँ, अगर मेरी निक्की को कुछ हो गया तो मैं रुद्र की जान ले लूंगी। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी अक्षु, कभी नहीं। यह सुनकर अक्षत उसे एक बार फिर समझाते हुए बोला, जान, उसका क्या करना है वह हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल हमें स्ट्रोंग रहने की ज़रूरत है। और तुम इस तरह रो मत, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब खुशी ने रोते हुए अक्षत से कहा, अक्षु, आंसू तो मुझे भी पसंद नहीं है मेरी निक्की की आंखों में। अक्षु, आप नहीं जानते कि मेरे लिए क्या है निक्की। उसने हर वक्त मेरा साथ दिया है, हर मुश्किल परिस्थिति में। जब भी मुझे किसी अपने के सहारे की ज़रूरत थी, जब भी मुझे किसी के कंधे के सहारे की ज़रूरत थी, वह मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल रिश्ता है जिसे मैं खोने का रिस्क नहीं ले सकती अक्षु। और खुशी की इन बातों को सुनकर अक्षत उसे कंसोल करते हुए बोला, मैं जानता हूँ जान, तुम दोनों का रिश्ता बहुत स्पेशल है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा इसे, मैं हूं ना, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज कराऊंगा। अब अक्षत ड्राइवर पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, ड्राइवर फास्ट। अक्षत के ऑर्डर पर ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा तेज कर दी और वहीं पीछे दूसरी गाड़ी में आता हुआ रुद्र काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसके हाथ पैर लगभग कांप रहे थे। कुछ ही देर में अक्षत और खुशी निकिता को लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे, जहां अक्षत के ऑर्डर के मुताबिक पहले ही डॉक्टर सभी इंतजामों के साथ निकिता के ही आने का इंतजार कर रहे थे। निकिता के आते ही अक्षत ने उसे स्ट्रेचर पर लेटा दिया और डॉक्टर की एक टीम तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गई। कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट जल चुकी थी और अंदर निकिता का ट्रीटमेंट चल रहा था। अक्षत के पीछे उसके बॉडीगार्ड की फौज भी आ चुकी थी, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद एक नर्स जल्दी से घबराते हुए अक्षत और खुशी के पास आई और खुशी की तरफ देखते हुए बोली, मैम, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, उन्हें काफ़ी सीरियस इंजरी हुई है और उनके बॉडी से ब्लड भी काफ़ी बह चुका है, उन्हें इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत है। पर प्रॉब्लम यह है कि उनका AB नेगेटिव ब्लड है, जो कि फ़िलहाल अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप लोग इमरजेंसी में ब्लड का इंतजाम कर सकते हैं? और नर्स की इस बात को सुनकर अक्षत परेशानी से खुशी की तरफ देखने लगा। तभी खुशी गुस्से से डॉक्टर पर चिल्लाते हुए बोली, वाट, कैसा हॉस्पिटल है यह जो यहाँ ब्लड भी अवेलेबल नहीं है? तुम लोग को तो मैं। खुशी अभी नर्स पर चिल्ला ही रही थी। तभी अक्षत खुशी को कम डाउन करते हुए बोला, जान, प्लीज़ इस तरह नर्स पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हमें ब्लड का अरेंजमेंट करना होगा। और अक्षत की बात सुनकर खुशी अचानक अपने होश में आई और तभी खुशी की नज़र सामने खड़े रुद्र की तरफ गई। खुशी को याद आया कि अक्षत और निक्की दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। यह याद आते ही खुशी जल्दी से रुद्र की तरफ दौड़ते हुए बोली, रुद्र, तुम्हारा और निक्की का ब्लड ग्रुप सेम है ना? तो तुम तो उसे ब्लड दे सकते हो। जो तुम जल्दी निक्की को ब्लड दो, उसे ब्लड की ज़रूरत है। और खुशी की बात सुनकर रुद्र जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम्हें ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई है खुशी। मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, लेकिन निक्की को AB नेगेटिव ब्लड चाहिए, इसीलिए मैं उसे ब्लड नहीं दे सकता, हमें कहीं और से इंतजाम करना होगा। और यह सुनकर खुशी अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोली, नहीं, मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारा और निक्की का ब्लड ग्रुप सेम है। तुम्हें कैसे याद नहीं है? मुझे अच्छे से याद है, हम सभी साथ में ही तो रूटीन चेकअप के लिए जाते थे जब मैं तुम लोगों के साथ रहती थी। देखो रुद्र, अगर तुम्हें फिर भी कोई शक है
तो चलो हम लोग नर्स से अभी टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन फिलहाल यह ब्लड जरूरी है। तुम चलो मेरे साथ, कहकर खुशी ने बेचैनी में रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी। तभी रुद्र ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, खुशी क्या कर रही हो? तुम छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना, मेरा ब्लड ग्रुप वह नहीं है। तुम सुन क्यों नहीं रही? देखो, यहाँ फालतू का टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। मैं अभी कहीं और से ब्लड का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर रुद्र वहाँ से जाने को हुआ। तभी खुशी गुस्से से रुद्र पर चिल्लाते हुए उसे अचानक ही जोरदार तमाचा खींचकर मार देती है। रुद्र को खुशी के इफेक्ट का अंदाजा ही नहीं था। उसका चेहरा अचानक ही एक तरफ झुक गया और तभी खुशी उस पर चिल्लाते हुए बोली, बस करो यह ड्रामा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम उसे ब्लड नहीं देना चाहते? क्योंकि तुम चाहते ही नहीं हो कि वह जिंदा बचे, बल्कि तुम अब उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर होती तो तुम इतना बहाना नहीं बनाते। सच तो यह है कि अब तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से वह इस कंडीशन में है। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और तुम यहाँ ड्रामे पर ड्रामे किए जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है यह सब करके तुम मुझे यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाओगे कि तुम्हें भी उसकी चिंता है? निक्की बिल्कुल सही कह रही थी, तुम पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहे। अरे अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है तो साफ साफ कह दो, छोड़ दो उसे, लेकिन कम से कम उसकी जान तो मत लो। आज तुम्हारा यह चेहरा देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही रुद्र हो। हे भगवान, मेरी निक्की इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकती है? आखिर कैसे वह एक पत्थर दिल इंसान से प्यार कर सकती है, जिस इंसान को उसकी ज़िंदगी की परवाह ही नहीं है? एक बात याद रखो रुद्र प्रताप सिंघानिया, अगर मेरी निक्की को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने अभी खुशी की गुड साइड अच्छी है, खुशी की डेविल साइड देखना अभी बाकी है। मैं जितनी सॉफ्ट हूँ उतनी ही क्रूअल भी हूँ। अगर मेरी निक्की को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हारी ही जिंदगी तुम पर बोझ बनाकर रख दूंगी। और खुशी को इस तरह रुद्र पर चिल्लाते हुए देखकर अक्षत जल्दी से खुशी के पास आया और रुद्र को खुशी से दूर करते हुए बोला, जान संभालो खुद को, कुछ नहीं हुआ है। निकिता के लिए ब्लड का इंतजाम हो गया है। कहते हुए अक्षत ने अपने एक बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया जिसका AB नेगेटिव ब्लड था। अक्षत के ऑर्डर पर वह निकिता को ब्लड देने के लिए तैयार हो गया था। अब खुशी गुस्से से दांत पीसते हुए जैसे ही रुद्र की तरफ बढ़ी, तभी अक्षत रुद्र पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा तुम फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाओ। और अक्षत की बात सुनकर रुद्र अपना चेहरा शर्म से झुकाकर वहाँ से चला गया। रुद्र के जाने के बाद खुशी फूट फूट कर अक्षत के सीने से लगकर रोने लगी और अक्षत उसे संभालने की कोशिश करने लगा। सीढ़ी पर से गिरने के कारण निकिता को कुछ इंटरनल इंजरी भी हो गई थी। इसी के कारण ऑपरेशन पूरे 2.5 घंटे तक चला था। इतनी देर तक अक्षत और खुशी परेशान थिएटर के बाहर ही निकिता के सही सलामत होने की खैर खबर की चिंता में घूम रहे थे। लगभग 2.5 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और अक्षत की तरफ देखते हुए बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोली, सर, पेशेंट का ऑपरेशन हो गया है। फिलहाल तो वह खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें होश में आने में 24 से 30 घंटे लग जाएंगे। थोड़ी ही देर में उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन होश में आने तक आप लोग उनसे नहीं मिल सकते। डॉक्टर की बात सुनकर खुशी और अक्षत थोड़े से शांत हुए। अब निकिता को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। तब तक अक्षत के ऑर्डर पर खुशी और अक्षत के लिए दूसरी ड्रेस आ चुकी थी, क्योंकि उन दोनों की पूरी बॉडी में ब्लड लग चुका था। खुशी एक पल के लिए भी निकिता को छोड़कर हटना नहीं चाहती थी, लेकिन फिलहाल वह लोग अस्पताल में थे और उन्हें अपनी हाइजीन भी मेंटेन करना जरूरी था। अक्षत और खुशी, निकिता इस वक्त VIP वार्ड में थी। अक्षत और खुशी वहीं शावर लेकर अपनी ड्रेस बदल लेते हैं और अब खुशी निकिता के बगल में बैठी हुई थी। इस बीच अक्षत के लाख कहने के बावजूद खुशी ने खाना नहीं खाया था और अक्षत भी खुशी से कोई जिद नहीं कर पाया और खुशी को छोड़कर उसने भी खाना नहीं खाया। लगभग 26 घंटे बाद निकिता को धीरे धीरे होश आया। उसने अपने हाथों की उंगलियों को मूवमेंट की, जो देखकर खुशी जल्दी से नर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करती है और अब डॉक्टर की टीम आकर निकिता को एक बार फिर चेक करती हैं। तब तक निकिता की आंखें धीरे धीरे खुल चुकी थी। अपने सामने खुशी को देखकर निकिता को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ, लेकिन उसकी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वह शख्स यहाँ नहीं था, जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। निकिता की आंखों में रुद्र की चाहत देखकर खुशी ने अपने भरे हुए गले में बताया, सॉरी, मैं बहुत गुस्से में थी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। अगर तुम कहो तो मैं उसे बुला लाती हूँ। और खुशी की इस बात को सुनकर निकिता अपनी आंखों में नमी लिए बोली, अगर उसे मेरी परवाह होती तो किसी के भी भगाने से वह किसी भी कीमत पर नहीं जाता,
लेकिन वह यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं। और इतना कहकर निकिता एक बार फिर रोने लगी। खुशी उसे संभालने की कोशिश करने लगी। अक्षत, जो कि अब तक वही इस वार्ड में था, उसने नर्स को ऑर्डर देकर निकिता और खुशी के लिए सूप और हल्का खाना मंगवा लिया था। देखते ही देखते 3 दिन का वक्त बीत गया। निकिता धीरे धीरे रिकवर करने लगी थी। खुशी ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। वह एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं होती थी। हालांकि अक्षत ने एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड नर्स निकिता के लिए हायर की थी, लेकिन खुशी को उसका ख्याल खुद ही रखना था। अब हाल कुछ ऐसा था कि खुशी के पर्सनल ज़रूरत की चीज़ें भी हॉस्पिटल ही आ रही थी, क्योंकि कुछ एक सेकंड के लिए भी जिंदल विला नहीं गई थी। इस बीच खुशी का पूरा कंसंट्रेशन निकिता की तरफ था, जो चीज़ शायद अक्षत को अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन फिलहाल मामले की गंभीरता को समझते हुए अक्षत ने इस बीच में कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट अक्षत अपना ध्यान भटकाने के लिए अगले दिन से ही ऑफिस चला गया था, क्योंकि अक्षत का पजेसिव नेचर खुशी को निकिता के करीब देखकर अक्षत को तकलीफ देती थी, और इसका अब एक ही इलाज था कि अक्षत भी यहाँ से थोड़ा दूर रहे। 3 दिन बाद फाइनली निकिता को डिस्चार्ज मिला। इस बीच निकिता ने रुद्र को याद तो बहुत किया, लेकिन उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। खुशी भी निकिता को सिंघानिया विला ना भेजकर अपने साथ जिंदल विला ले आई थी, और अब निकिता जिंदल विला ही रहने वाली थी। जिंदल विला अगर निकिता का दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह हर पल रो रही थी। उसे अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। आखिर रुद्र इस तरह उसे इग्नोर कैसे कर सकता है कि वह जिंदा है या मर गई, इस बात की भी उसे कोई चिंता नहीं है। रात का वक्त खुशी ने निकिता को खाना खिलाकर उसे मेडिसिन दे दी थी, और बिस्तर पर आराम करने का कहकर वह अपने कमरे में आई, जहां अक्षत पहले ही खुशी का इंतजार कर रहा था। खुशी के चेहरे पर मायूसी थी। रात का वक्त बेड टाइम पर जाने से पहले खुशी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई, और तभी अक्षत भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में आ गया। अब बाथरूम में खुशी मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए फूट फूट कर रो रही थी, और खुशी को इस तरह रोते हुए देखकर अक्षत ने धीरे से पीछे से उसे हक कर लिया। जान, कितनी बार कहा है, इस तरह रोया मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्षत के इन शब्दों को सुनते ही खुशी अचानक ही पलटकर अक्षत के सीने से लग गई और जोर जोर से रोते हुए बोली, अक्षु अक्षु, रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी निक्की, वह जब से होश में आई है सिर्फ रुद्र के बारे में सोचकर ही परेशान होती जा रही है। क्या सचमुच रुद्र को निकिता की कोई चिंता नहीं है? क्या वह सचमुच इतना बदल गया है? क्या उसे सचमुच निक्की के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई इंसान एक पल में इतना कैसे बदल सकता है? अक्षु, मुझे खुद रुद्र से इस बारे में बात करनी है। आखिर वह चाहता क्या है? और खुशी की इस बात को सुनकर अक्षत उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से उसे कंसोल करते हुए बोला, जान, यह भी तो हो सकता है कि तुम लोग रुद्र को गलत समझ रहे हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। कभी कभी इंसान को आंखों से जो दिखता है वह सच नहीं होता। और अक्षत की इस बात को सुनकर खुशी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आखिर ऐसी भी कौन सी मजबूरी हो सकती है अक्षु कि वह हमसे इस बात को शेयर नहीं कर सकता? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वह अपनी वाइफ को उसके सीरियस कंडीशन में देखने भी नहीं आ सकता? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वह दूसरी लड़कियों के पास तो जा सकता है लेकिन अपनी बीवी के पास नहीं आ सकता? यह उसकी मजबूरी नहीं अक्षु, उसकी अय्यासी है। सच तो यह है कि वह कल भी एक प्ले बॉय था और आज भी प्ले बॉय है। एक अय्यास और खुदगर्ज इंसान जिसे उसकी पत्नी की नहीं बल्कि रखेलों की ज़रूरत है। बस बहुत हो गया, अब मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। रुद्र क्या चाहता है और क्या नहीं, उसे मुझे जवाब देना होगा। मैं अपनी निक्की को यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। अब रुद्र से मैं जवाब खुद लूंगी। कहकर खुशी काफ़ी गुस्से में लग रही थी। खुशी इतना ज़्यादा रो रही थी कि अक्षत ने बाथ टब में पानी के टेम्परेचर को सेट किया और देखते ही देखते दोनों के कपड़े फ्लोर पर गिरे हुए थे। अक्षत ने बड़े प्यार से खुशी को अपनी गोद में उठाकर गुनगुने पानी का बाथ देने के लिए उसमें बैठ गया। दरअसल अक्षत को भी यह फील हो रहा था कि खुशी को एक रिलैक्स एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, उसे कंफर्ट की ज़रूरत है, और अक्षत की बाहों से ज़्यादा रिलैक्स और कंफर्ट उसे कहाँ मिल सकता था। अक्षत खुशी को अपने सीने से लगाए हुए बाथ टब में अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था और खुशी की पीठ को प्यार से सहलाते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोला, मैंने कहा था रुद्र, तुम्हारी यह गलती एक दिन तुम्हारा घर बर्बाद कर सकती है, लेकिन तुमने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। अब जो बिगड़ा है उसे संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। खुशी भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि देखते ही देखते अक्षत के सीने से लगकर सो गई थी। वहीं दूसरी तरफ निकिता अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए एक बार फिर रो रही थी। इस पर उसकी आंखों में खामोशी थी। और अगली सुबह हमेशा की तरह खुशी और अक्षत निकिता के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे।
निकिता को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद खुशी ने उसे मेडिसिन देकर कमरे में आराम करने का कहा और प्यार से मुस्कुराते हुए उसे समझाया, निक्की तू यहाँ आराम कर, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से विला से बाहर जाना है, मैं जल्दी आ जाऊँगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो शांति आंटी से कह देना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, ओके। और खुशी की बात सुनकर निकिता ने मुस्कुराकर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अब अक्षत और खुशी एक साथ विला से बाहर निकले। तभी अक्षत जो कि ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था, उसने खुशी को ऑफर करते हुए कहा, जान मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अक्षत के ऑफर देने पर खुशी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं अक्षु, आज नहीं, आज रुद्र से इस बारे में मैं खुद बात करूंगी। मैं भी तो देखूं उस इंसान के गिरने की हद कितनी है, और प्लीज इस बीच आप मत आना। खुशी की इस बात को सुनकर अक्षत एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, जान मेरी मानो तो तुम वहां मत जाओ, क्योंकि यह रुद्र और निकिता का आपस का मामला है। मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हारा बोलना ठीक होगा। जब निकिता ठीक हो जाएगी वह खुद इस बारे में रुद्र से बात कर सकती है। खुशी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अक्षु, आपने निकिता के मेंटल कंडीशन के बारे में अच्छे से जानते हैं। फिलहाल वह रुद्र से किसी भी बारे में बात करने के लिए ठीक नहीं है। इनफैक्ट वह हर दिन इन बातों को सोचकर और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है। मुझे डर है कहीं वह कुछ गलत ना कर ले, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द मामले की गहराई तक पहुंचना होगा और रुद्र से फाइनल और क्लियर बात करनी होगी। आखिर वह चाहता क्या है, यह मामला जितनी जल्दी निपट जाए अच्छा होगा। और एक बात बताइए, मैं तो आपको जिम्मेदारी दी थी रुद्र के बारे में डिटेल्स निकलवाने की, उसका क्या हुआ? आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं अक्षु। आपने मुझे कहा था 24 घंटे के अंदर सारी डिटेल निकल जाएगी, लेकिन 5 दिन बाद भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी रुद्र के बारे में मुझे कुछ छुपा रहे हैं? देखिए अक्षु, अगर ऐसा है तो मेरे सामने सब क्लियर कर दीजिए, वरना जान तुम रुद्र का गुस्सा मुझ पर उतारने की कोशिश तो नहीं कर रही? देखो जो भी गलतियां की हैं उसने की हैं, फिलहाल मैंने कोई भी गलती नहीं की, तो प्लीज़ मुझे धमकी मत दो। और जहाँ तक बात है उसकी डिटेल निकलवाने की, तो तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द तुम्हें सारी डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। तुम मेरे स्पेशल कमांडो बॉडीगार्ड के साथ जाओ, और हाँ, दरवाजे को अच्छे से लॉक कर लेना। और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ अपनी सेहत खराब मत करना, मैं दोपहर में तुम्हें कॉल करता हूँ, ओके। इन शब्दों को कहते हुए अक्षत बड़ा ही मासूम लग रहा था, क्योंकि वह खुशी के गुस्से से बचने की कोशिश कर रहा था। कहीं खुशी अपने गुस्से में अक्षत को भी लपेट कर ना रख ले। वैसे भी इन दिनों खुशी का ज़्यादातर ध्यान निकिता की तरफ ही था। अक्षत को खुशी के कुछ ही पल मिल पा रहे थे, और अगर उन पलों में भी खुशी अक्षत पर गुस्सा ही करती रहती तो अक्षत इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह बात सिर्फ वही जानता है कि उसने किस तरह खुद को रोका है। उसे खुशी के साथ रोमांटिक टाइम भी नहीं मिल पाता, जो कि उसके लिए लगभग लाइफ लाइन की तरह थी। इस बात को खुशी भी बहुत अच्छे से समझ रही थी। अक्षत का मासूम सा चेहरा देखकर खुशी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब अक्षत ने धीरे से खुशी के माथे पर किस किया, एक्सपेंसिव बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर गाड़ी ड्राइवर के साथ भेज दिया। खुशी के पीछे 2 कार 8 बॉडीगार्ड के साथ निकल चुकी थी, लेकिन खुशी के जाते ही अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी कोल्ड हो चुके थे। अक्षत ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल लगाया, लेकिन कई रिंग जाने के बाद भी सामने से किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं की। और फाइनली अक्षत अपना मोबाइल वापस पॉकेट में रखते हुए बोला, लगता है इसकी सामत आ चुकी है। रुद्र प्रताप सिंघानिया, अब तुम तो गए, बचकर रहना, कहीं मेरी एंजल का डेविल रूप तुम्हें देखने को ना मिल जाए। इतना कहकर अक्षत ने एक ठंडी सांस ली और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ खुशी गाड़ी में बैठे हुए गुस्से से पूरी तरह उबल रही थी। अक्षत से खुशी को पता चला था कि रुद्र अपने ऑफिस में है, इसीलिए खुशी रुद्र के विला ना जाकर डायरेक्ट उसके ऑफिस जा रही थी। थोड़ी ही देर में खुशी की गाड़ियों का काफिला सिंघानिया इंडस्ट्री आकर रुकी। खुशी की गाड़ी पर लगा हुआ अक्षत के नाम का लोगो देखते ही सिंघानिया इंडस्ट्री के दरवाजे अपने आप ही खुल गए, क्योंकि इस लोगों की गाड़ी रोकने की औकात वहाँ किसी की भी नहीं थी। खुशी तेज कदमों के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकली और बिना किसी से कोई बात किए डायरेक्ट रुद्र ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बस चलती ही चली गई। खुशी के पीछे तेजी से चल रहे सभी बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इस वक्त खुशी का ऑरा काफ़ी खतरनाक लग रहा था। खुशी, जिसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, खुले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन तेज कदमों के साथ वह चलती हुई एक थंडर वुमेन लग रही थी। खुशी जैसे ही ऑफिस के लॉबी की तरफ आई,
रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह जैसे ही खुशी को रोकने के लिए कुछ बोलने वाली थी, तभी खुशी के आगे चल रहा बॉडीगार्ड अपने हाथ में रखे हुए लोगो आई कार्ड को निकालकर रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है, जिसे देखने के बाद रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह पर रुक गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी यह लोग जिंदल इंडस्ट्री की तरफ से आए हैं, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्री का जिंदल इंडस्ट्री के साथ टाई अप था। उनके हायर अथॉरिटीज के पास यह राइट था कि वह लोग कभी भी उनकी बिल्डिंग में आ सकते हैं। अक्षत का बॉडीगार्ड, जो कि पहले भी इस इंडस्ट्री में आ चुका था, वह खुशी को चुपचाप हर जगह सही डायरेक्शन में ले जा रहा था। थोड़ी ही देर में खुशी एक प्राइवेट लिफ्ट के जरिए 2 बॉडीगार्ड के साथ ऊपर रुद्र के कैबिन वाले फ्लोर पर आई और बिना किसी से परमिशन लिए धड़ाम से उसने रुद्र का कैबिन दरवाजा खोला। रुद्र प्रताप सिंघानिया, लगभग धाड़ती हुई आवाज में खुशी रुद्र के कैबिन में दाखिल हुई और रुद्र भी अचानक अपने कैबिन में किसी को झटके के साथ दाखिल होते हुए देखकर हड़बड़ा गया। और तभी खुशी सामने का नज़ारा देखकर वह काफ़ी हैरान रह गई, क्योंकि इस वक्त रुद्र अपनी हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसकी सेक्रेटरी रीतू, जिसने इस वक्त एक शर्ट नी लेंथ कैजुअल ऑफिस ड्रेस पहन रखी थी, उसके ऊपर ब्लैक ब्लेजर, लेकिन यह ड्रेस काफ़ी हॉट थी। उसके वह लड़की जिसने अपने बालों को खुला करके कर्ल कर रखा था और उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, चेहरे पर लाइट मेकअप, कानों में स्टड। रुद्र अपने सामने एक लैपटॉप रखे उसमें कुछ देख रहा था और उसकी सेक्रेटरी काफ़ी हद तक उसके ऊपर झुकी हुई थी। वह दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। यह नज़ारा देखने में सचमुच काफ़ी ऑकवर्ड था, जिसका अंदाज़ा शायद खुशी ने कभी नहीं किया होगा। एक अंधा भी यह देखकर बता सकता था कि वह लड़की रुद्र को काफ़ी हद तक सैडूस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका एक हाथ रुद्र के लैपटॉप के कीबोर्ड के पास था और दूसरा रुद्र की चेयर पर उसके सर के पीछे। अब यह नज़ारा देखकर खुशी अपनी जलती हुई निगाहों से उस लड़की को देखने लगी। रुद्र का ध्यान अचानक खुशी की तरफ गया तो वह कुछ पल के लिए हड़बड़ा गया और अब वह थोड़ा घबराते हुए रीतू से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए खुशी से बोला, तुम यहाँ अचानक इस तरह? तुम्हें अंदर आने का मैनर्स नहीं है क्या? किसी के कैबिन में जाने से पहले दरवाज़ा नॉक किया जाता है। यह कौन सी हरकत है इस तरह आने की? और रुद्र के मुंह से यह शब्द सुनकर खुशी के हाथों की मुट्ठियां कस गई। वह गुस्से से दांत पीसने लगी, लेकिन किसी तरह अपनी आंखें जोर से बंद कर उसने झटके से अपनी आंखें खोली और बड़े ही स्टाइल के साथ अपने कदम कैबिन के अंदर रखते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, मैनर्स का पाठ तुम मुझे ना ही पढ़ाओ तो बेहतर होगा रुद्र प्रताप सिंघानिया, क्योंकि मेरे अंदर मैनर्स तुमसे कहीं ज़्यादा हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है। बट तुम्हारे चेहरे की रंगत देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मैं किसी गलत वक्त पर आ गई। कहीं मैंने अचानक यहाँ आकर तुम लोगों के स्पेशल मोमेंट को बर्बाद तो नहीं कर दिया? खैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या नहीं, यह बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। इसीलिए तुम अपनी यह सो कॉल्ड सेक्रेटरी, अपनी सलूट को कहो कि बाहर निकले। फिलहाल यह एंटरटेनमेंट का वक्त नहीं है। और खुशी के मुंह से यह शब्द सुनकर रुद्र को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी उसके सामने यह बातें कह रही है। और तभी रीतू गुस्से से दांत पीसते हुए रुद्र से थोड़ा अलग हुई और बिना यह जाने कि खुशी कौन है, गुस्से से उसकी तरफ आते हुए बोली, यू ब्लडी, क्या बकवास कर रही हो तुम? जुबान संभाल कर बात करो। और रीतू की इन बातों को सुनकर खुशी गुस्से से अपनी तिरछी निगाहों से उसे घूरते हुए दांत पीस कर बोली, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? आउट। सेक्रेटरी हैरानी से, व्हाट? तुम हो कौन और यहाँ? और इससे पहले कि सेक्रेटरी आगे कुछ कह पाती, खुशी ने खींचकर एक तमाचा उसके चेहरे पर दे मारा। सेक्रेटरी खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही दीवार से जा टकराई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि रुद्र और सेक्रेटरी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। सेक्रेटरी दीवार से टकराने के कारण अचानक ही उसके सर से खून बहने लगा और उसके नाक से भी। उसका माथा लगभग चकराने लगा था और अब वह अपने सर को पकड़कर किसी तरह खुद को संभालते हुए खुशी की तरफ देखते हुए, खुशी गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी तरफ मुड़ी और अपनी उंगली बड़े ही स्टाइल के साथ उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोली, अपनी जुबान उतनी ही खोलो जितनी संभाल सकती हो, वरना इन्हें खींचकर तुम्हारे गले में लपेट दूंगी। गॉट इट? नाउ आउट। और इन शब्दों को कहते हुए खुशी इतनी खतरनाक लग रही थी कि सेक्रेटरी की सांस एक पल के लिए रुक गई और अब वह अपने गाल पर हाथ रखकर रुद्र की तरफ पलटकर देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रुद्र भी बेबसी से उसे देखने लगा। सेक्रेटरी की उम्मीद भरी नज़र रुद्र की तरफ देखकर खुशी को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वह एक बार फिर अपने कोल्ड वॉइस में बोली, उधर क्या देख रही हो? मेरे कहर से तुम्हें वह भी नहीं बचा पाएगा।
और अगर तुम 1 सेकंड भी यहाँ और रही तो तुम्हारे यह खूबसूरत चेहरे का नक्शा मैं अपने हाथों से बदल दूंगी। अपने नाखून लगभग शेरनी की तरह दिखाते हुए, फिर तुम अपने बॉस को तो क्या, अपने पति को भी सेड्यूस नहीं कर पाओगी। और अब खुशी की इन बातों को सुनकर सेक्रेटरी जल्दी से वहां से सर पर पैर रखकर भागी। रुद्र, जो कि हैरानी से यह नज़ारा देख रहा था, अचानक ही अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और खुशी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए लगभग नाराजगी जताते हुए बोला, खुशी, यह क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? यह कौन सा तरीका है मेरी सेक्रेटरी से बात करने का और मेरे कैबिन में आने का? मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे ही सामने, मेरे ही ऑफिस में आकर मेरे एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करे। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना। और रुद्र की धमकी सुनकर खुशी गुस्से से अपनी एक आईब्रो उठाकर उसके चारों तरफ घूमते हुए कोल्ड वॉइस में बोली, वरना? वरना क्या करोगे रुद्र प्रताप सिंघानिया? बताओ मुझे, मैं भी तो जानूं आखिर तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि अब तक तो तुमने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसका अंदाजा मैंने कभी लगाया ही नहीं था। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम और कितने हद तक गिर सकते हो, तो जरा मुझे अपने गिरने की हद तो दिखा दो। मुझे तो निकिता से पता चला कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहे हो, इतने बिजी हो कि तुम्हें अपनी वाइफ से बात करने तक का टाइम नहीं है। तो बस मैं वही देखने आई थी, आखिर ऐसा भी कौन सा काम कर रहे हो तुम जो इतने बिजी चल रहे हो। और यहाँ का नज़ारा देखकर तो सचमुच मैं हैरान हूँ, काफ़ी मेहनत से काम करते हो तुम। खैर, तुम्हारी मेहनत तो मैं देख ही चुकी हूँ, इसमें तुम्हें प्रॉफिट भी काफ़ी हो रहा है। तो लगे हाथ मुझे यह भी दिखा दो कि इस बिजनेस में तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है या कोई लॉस भी है। वैसे तुम्हारे चेहरे की रंगत देखकर लगता नहीं कि तुम्हें लॉस हो रहा होगा। कहते हुए खुशी अचानक ही रुद्र की हेड चेयर पर जाकर बैठ गई। खुशी का यह एटीट्यूड देखकर रुद्र तो उसे देखता ही रह गया। खुशी बड़ी ही शान के साथ एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर अपनी कोहनी को कुर्सी के हेड रेस्ट के सहारे काफ़ी रिलैक्स होकर बैठ गई। उसका ओरा इस वक्त किसी घायल शेरनी की तरह था और खुशी को इस तरह करते हुए देखकर रुद्र का पारा हाई हो गया। वह गुस्से से खुशी पर चिल्लाते हुए बोला, खुशी, यह क्या बदतमीजी है? तुम इस तरह मेरी कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता वह इस कंपनी के सबसे हायर अथॉरिटी का पोस्ट है? इस पर यूं ही कोई आकर नहीं बैठ सकता, यह मेरी इंसल्ट है। और रुद्र को इस तरह गुस्से में देखकर खुशी अपनी एक आईब्रो उठाकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए बोली, इंसल्ट? रियली? हा 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 हा। रुद्र प्रताप सिंघानिया, इंसल्ट उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और तुमने तो अपनी इज्जत मेरी नज़रों में पूरी तरह गिरा दी है। तो अब मैं तुम्हारी इज्जत किस चीज़ के लिए करूं? खैर, तुम शायद भूल रहे हो, तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा, यह चेयर इस कंपनी के सबसे हायर अथॉरिटी की है। और हायर अथॉरिटी कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, तुमने यह कंपनी नई नई एस्टेब्लिश की है और इस कंपनी के 51% शेयर जिंदल इंडस्ट्री के पास होल्डिंग में है, जिन्हें तुमने जिंदल इंडस्ट्री के पास मॉर्गेज में रखकर एक बहुत ही भारी अमाउंट हमारी कंपनी से लोन लिया है, वह भी मार्केट में इंटरेस्ट से आधे रेट पर। जहां तुम्हारी कंपनी को मार्केट में 18% इंटरेस्ट देना पड़ता है, वहां हमारी कंपनी ने तुम्हें सिर्फ 10% इंटरेस्ट पर यह लोन सैंक्शन किया है। तो इस नाइट अब तुम्हारी कंपनी में सबसे बड़ा शेयर जिंदल इंडस्ट्री यानी मेरी कंपनी का है, और उस कंपनी की 49% शेयर होल्डर होने के नाते मैं इस कंपनी में बराबर की हिस्सेदार हूँ। तो अगर यह कंपनी की सबसे हायर अथॉरिटी मैं हूँ और इस चेयर की हकदार भी, तो बताओ क्या मैंने इस जगह पर बैठकर कोई गलती की है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। कहते हुए खुशी ने टेबल पर से एक पेपर वेट उठाकर उसे बड़े ही स्टाइल से देखना शुरू कर दिया। खुशी के इन जवाबों को सुनकर रुद्र के चेहरे पर पसीना आने लगा। अब उसने खुशी पर तंज कसते हुए कहा, वह तो तुम यहाँ मुझे अपनी पावर दिखाने आई हो खुशी अक्सर जिंदल, या अपने पति के पैसों का शो ऑफ करने? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, तुम्हारी कंपनी के 49% शेयर तुम्हें सिर्फ इसलिए मिले हैं क्योंकि तुम अक्सर जिंदल की वाइफ हो, वरना तुम्हारी औकात उस कंपनी में एक एम्प्लॉय से ज़्यादा कुछ नहीं है। और तुम्हारा एटीट्यूड देखकर लगता है कि फ़िलहाल तुम्हें बहुत घमंड हो गया है बिजनेस टाइकून अक्सर जिंदल की वाइफ होने का, और इसीलिए तो आज तुम्हारी चाल के साथ साथ तुम्हारी बोली में भी काफ़ी डिफरेंस है। क्यों, मैंने सही कहा ना? रुद्र की इन बातों में तंज साफ नजर आ रहा था, जैसे वह खुशी को उसकी नज़रों में गिराना चाहता हो। खुशी भी उसकी बातों को सुनकर गुस्से में आ रही थी, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाते हुए बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा रुद्र प्रताप सिंघानिया, मुझे बहुत घमंड है अक्सर जिंदल की वाइफ होने का। और हो भी क्यों ना, घमंड भी तो वही दिखाता है जिसके पास शो ऑफ करने के लिए होता है।
द एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून अक्षय जिंदल की वाइफ हूँ मैं। उसका प्यार, उसका गुरूर, उसकी जान हूँ मैं, जिसके सामने किसी की औकात नहीं नज़र उठाने की, उसके बराबर खड़े होने की। तो बोलो, इस पावर का शो ऑफ क्यों ना करूँ? हाँ, मुझे घमंड है कि अक्षय जिंदल की वाइफ हूँ, उस इंसान की वाइफ हूँ जो मुझे जान से ज़्यादा चाहता है, मुझे प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है और मेरी केयर करता है। वह कौन दोगले इंसानों की तरह नहीं है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं, जो अपनी वाइफ से यह कहकर घर से निकलते हैं कि वह बहुत काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन बाहर जाकर क्या क्या गुल खिला रहे हैं यह दुनिया देखती है। मेरा पति तुम्हारी तरह कोई नीच गिरा हुआ और घटिया इंसान नहीं है। लाइफ में चाहे कितना भी बिजी हो, उसके पास हमेशा उसकी वाइफ के लिए टाइम होता है। लॉयल है, धोखेबाज नहीं। अपनी मासूम सी बीवी को मरता हुआ अस्पताल में छोड़कर वह किसी गैर औरतों की बाहों में अय्यासी नहीं करता। मेरे पास असली मर्द है और उसकी मर्दानगी उसकी आंखों से झलकती है, जो सिर्फ एक औरत का है, ना कि सिर्फ अपने पैंट के सामान पर भरोसा करने वाला एक छक्का जो कभी एक औरत पर टिकता ही नहीं। खुशी की इन बातों में रुद्र के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी और खुशी की इन बातों को सुनकर रुद्र अचानक ही गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, खुशी। खुशी और भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में अचानक ही वह पेपर वेट टेबल पर पटकते हुए वार्निंग देते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। आवाज़ नीचे। रुद्र प्रताप सिंघानिया, खबरदार, जो मुझे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की, दोबारा आवाज़ निकालने लायक नहीं रहोगे। खुशी अक्षय जिंदल सिर्फ अपने अक्सू की ऊंची आवाज़ सुनती है, वह भी तब जब वह सुनना चाहे। इसके अलावा खुशी अक्षय जिंदल से ऊंची आवाज़ में बात करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम बोल रहे हो, तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो? खुशी अक्षय जिंदल के सामने बोलने से पहले अपनी औकात और बात पर ध्यान देना, वरना मुझे तुम्हारी औकात और बात दोनों का रियलाइजेशन कराने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। खुशी की इन बातों को सुनकर रुद्र अचानक ही अपनी आवाज़ को सॉफ्ट करते हुए खुशी की तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझे धमकी दे रही हो? खुशी अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लाते हुए, धमकी नहीं, वार्निंग दे रही हूँ। धमकी खोखली होती है, बिल्कुल गरजते हुए बादलों की तरह, बरसने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन खुशी अक्षय जिंदल की वार्निंग तुम्हें सीरियसली लेनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें फ्यूचर में पछताना ना पड़े। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, मुझसे बेहतर तुम जानते हो, क्योंकि तुम मेरी पावर और मेरे एटीट्यूड से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो। मैं दोस्तों के लिए दोस्त और अपने दुश्मनों के लिए उनकी बर्बादी हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ सिर्फ खुशी बनकर आई हूँ, तुम्हारी बीवी निकिता की दोस्त। मुझे डेविल क्वीन बनने पर मजबूर मत करना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो और अपने दिमाग में गांठ बांध लो। निकिता तुम्हारी बीवी है। मुझे नहीं पता तुम्हारे और इसके बीच में क्या चल रहा है, तुम्हारे अचानक इस तरह बदलते हुए बिहेवियर और एटीट्यूड का क्या मतलब है। लेकिन रुद्र प्रताप सिंघानिया, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड और बिहेवियर रहा तो मेरी निक्की को तुम्हारी वजह से और भी तकलीफ हुई तो यह मुझे बहुत तकलीफ देगा, और मेरी तकलीफ तुम्हें सुकून की नींद सोने नहीं देगा। तुम आजकल किस चीज़ में ज़्यादा बिजी हो यह तो मुझे पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। अपने बिजनेस के साथ साथ अपने घर, फैमिली और रिलेशनशिप को भी अच्छे से मेंटेन करो। इधर उधर आंखें और चोंच मारना बंद करो। जो भी गलतियाँ की हैं उन्हें संभालो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम मेरे डायरेक्ट टारगेट पर आ जाओ। मेरे लिए मेरी निक्की की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। वह तुम्हारी वजह से हर दिन रोती है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को आपस में बातें करनी चाहिए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करना चाहिए। काम मेरे पति भी करते हैं, बिजी वह भी होते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह बिजी कभी नहीं हुए, क्योंकि वह टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते चलते हैं। बेहतर होगा तुम भी अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से मेंटेन करो। अपने बिजनेस के साथ साथ अपनी वाइफ को भी टाइम दो और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे तुम्हारे बारे में वह पता ना चले जिसका शक फिलहाल मेरे दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि अगर यह बात सच हुई तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे ऊपर ही बोझ बना दूंगी। तुम ना जी सकोगे ना मर सकोगे, और यह मेरी धमकी नहीं बल्कि वार्निंग है, तुम्हें याद रखना। खुशी काफ़ी स्टाइल के साथ चुटकी बजाते हुए उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी ना समझना। अगर मैं बदमाशी पर आ गई तो तुम तबाह हो जाओगे। यू अंडरस्टैंड? नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड। अभी चलती हूँ। लगता है आज तुम्हारी जितनी क्लास ली है उतने में तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे, और अगर नहीं समझे तो मुझे समझाना भी बहुत अच्छे से आता है। खुशी वहाँ से जाने लगी और तभी अचानक उसे कुछ याद आया।
वह एक बार फिर एटीट्यूड से पलटकर रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, एक बात याद रखना, आगे से तुम्हारी किसी भी हरकत से अगर निकिता को जरा भी तकलीफ हुई तो तुम्हें भी मैं तकलीफ देने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। कहते हुए खुशी अपने हाथ में लिया हुआ एक गोगल बड़े ही एटीट्यूड स्टाइल के साथ अपनी आंखों पर चढ़ाती है और वापस दरवाजे की तरफ मुड़कर तेज कदमों के साथ स्टाइल के साथ वहां से चली गई। और रुद्र उसे जाता हुआ देखता ही रह गया। उसे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी खुशी ने क्या क्या कहा। उसे तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी एक तूफान आया था और वह तूफान चला गया। अब रुद्र परेशानी से जल्दी से एक चेयर पर बैठा और टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाकर उसे पीने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। अब खुशी तेज कदमों के साथ वापस ऑफिस के कॉरिडोर से होते हुए बाहर बाकी एम्प्लॉय की तरफ से होते हुए निकल ही रही थी। तभी अचानक ही उसकी नज़र सामने रीतू पर गई, जो कि आईने में अपना चेहरा देखते हुए अपना मेकअप ठीक कर रही थी। उसे देखकर खुशी को उस पर एक बार फिर गुस्सा आने लगा और खुशी बड़े ही स्टाइल के साथ उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। खुशी अचानक ही उसके पीछे जाकर लगभग गरजती हुई आवाज़ में बोली, तो यह करके तुम अपनी जॉब कर रही हो? लगता है तुम्हें मेकअप करने का बहुत अच्छा आइडिया है। चलो अच्छा है। खुशी उसके पास झुककर उसके हाथों से लिपस्टिक लेकर उसके गालों पर लगभग डिजाइन बनाते हुए बोली, मुझे लगता है तुम्हें और भी अच्छे से मेकअप करना सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एक बात याद रखना, अपने काम से काम रखो। अपने बॉस में ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसका जो होगा सो होगा। तुम्हारा तो मैं बहुत बुरा हाल करूँगी कि तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। और अगर अपनी भलाई चाहती हो तो आज ही अपने यह मेकअप की दुकान जैसा चेहरा लेकर इस ऑफिस से रिजाइन लेकर निकल जाओ यहाँ से, वरना आज जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर मैंने पिक्चर दिखाना शुरू कर दिया तो तुम इंटरवल से पहले ही गायब हो जाओगी। खुशी की इन बातों में धमकी साफ नजर आ रही थी और रीतू, जो कि खुशी की धमकियों को सुनकर काफ़ी घबरा रही थी, अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, वट द हेल, कौन हो तुम और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? यह सुनकर खुशी अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लाते हुए बोली, दुनिया के लिए क्या हूँ और क्या नहीं यह तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बर्बादी हो सकती हूँ। वह क्या कहा था तुमने अभी? व्हाट द हेल, राइट स्वीट हार्ट, तुमने अभी हेल देखा ही कहाँ है? और मेरी मानो तो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अदरवाइज आई विल शो यू बट रियल हेल इज एंड यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट इट, यू अंडरस्टैंड। और इतना कहकर खुशी अपनी आंखों पर चढ़े हुए चश्मे को अपनी एक उंगली से आंखों के पास एडजस्ट करती है और अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए वहां से निकल गई। खुशी के ऐसे एटीट्यूड को देखकर रीतू के चेहरे पर पसीना छूट रहा था, क्योंकि खुशी के पीछे अभी 4 बॉडीगार्ड चल रहे थे, जो कि दिखने में ही काफ़ी डेंजरस लग रहे थे। रीतू पसीना पोंछते हुए खुशी को जाता हुआ देखकर बोली, यह है कौन जो मुझे इतनी धमकी देकर चली गई? और रुद्र सर के कैबिन में इतने एटीट्यूड के साथ जाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? क्या यह रुद्र सर की वाइफ निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया है? और तभी ऑफिस की एक एम्प्लॉय रीतू के सामने आते हुए बोली, अरे नहीं, यह रुद्र सर की वाइफ निकिता सिंघानिया नहीं है, बल्कि यह तो एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून अक्षत जिंदल की वाइफ है। ओ, एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून की वाइफ? तभी तो कहूँ इसमें इतना एटीट्यूड क्यों है। मुझे तो पता चल गया कि यह कौन है, लेकिन यह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। कहते हुए रीतू के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। इधर दूसरी तरफ खुशी तेज कदमों के साथ वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठी और एक बार फिर उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। और तभी खुशी को कुछ ख्याल आया और उसने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए कहा, सुनो, सामने के रेस्टोरेंट से कुछ फूड आइटम पैक करवा लाओ। कहकर खुशी ने बॉडीगार्ड को कुछ ऑर्डर दिए और थोड़ी ही देर में बॉडीगार्ड कुछ फूड आइटम पैक करवा कर ले आया। अब खुशी उन पैकेट को देखते हुए चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, आई होप कि इन चीज़ों को देखकर निक्की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाए। और अब खुशी की गाड़ी जिंदल विला के लिए निकल गई। वहीं रुद्र अपने कैबिन में काफ़ी परेशान बैठा था और फाइनली उसने अपना मोबाइल निकालकर अक्षत को कॉल किया। हेलो एजे, यह सब क्या है? वह तुम्हारी भोली भाली जैसी दिखने वाली बीवी आज मेरे ही ऑफिस में घुसकर मुझे ही धमकी देकर गई है। यहाँ तक कि उसने यहाँ पर पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। तुम उसे संभाल नहीं सकते थे क्या? और रुद्र की बात सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोला, संभालना? हा 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 हा, तुम क्या मजाक कर रहे हो? उसे बिगाड़ा भी तो मैंने ही है। इनफैक्ट तुम्हारी आवाज़ सुनकर लग रहा है कि आज फाइनली मेरी भोली भाली मासूम सी बीवी डेविल क्वीन बन चुकी है। अक्षत की बातों में गुरूर साफ नजर आ रहा था, जिसे सुनकर रुद्र उसे समझाते हुए बोला,
यह तुम कैसी बातें कर रहे हो एजे? तुम्हारी बीवी मुझे साफ साफ धमकी देकर गई है कि अगर मेरे और निकिता के बीच सब ठीक नहीं हुआ तो वह मेरा कैरियर और मेरा बिजनेस तबाह कर देगी। आखिर वह ऐसा कैसे कह सकती है? तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि वह कुछ भी कर सकती है रुद्र प्रताप सिंघानिया, क्योंकि उसके पास पावर है। तुमने जो भी किया क्यों किया मुझे यह जानने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम के कारण मेरी और मेरी जान की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं तो यह कहता हूँ कि अगर मेरी जान तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं करेगी तो मैं कर दूंगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी वॉर्न किया था और दोबारा कर रहा हूँ। तुम दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम के कारण मेरी जान को कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। चुपचाप घर आओ और अपनी बीवी को मनाकर लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारी वह बीवी आजकल कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है और उसकी टेंशन मुझे पेंशन की तरह लग रही है। और एक बात और, ऐसा करना तुम्हारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे फ्रस्ट्रेट होकर तुम्हें डिवोर्स दे दे, क्योंकि जो हरकतें तुम्हारी हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त करेगी, समझे? इतना कहकर अक्षत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रुद्र अक्षत को साफ तौर पर इस मामले में निकलता हुआ देखकर गुस्से से झुंझलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ खुशी विला पहुंच चुकी थी और वह निकिता से मिलने उसके कमरे में गई, जहां निकिता बालकनी में बैठे बाहर का नज़ारा देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह पथराई हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और तभी खुशी उसके कमरे में दाखिल हुई और मुस्कुराते हुए बोली, निक्की निक्की कहाँ है तू? देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। निक्की निक्की। खुशी निकिता को आवाज़ लगा रही थी। तभी उसने देखा निकिता अपने कमरे में नहीं है, लेकिन उसकी नज़र बालकनी साइड गई जहाँ का विंडो खुला हुआ था। खुशी धीरे से अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ाती है तो उसने देखा निकिता झूले पर बैठे बिना किसी एक्सप्रेशन बाहर का नज़ारा देख रही थी। खुशी निकिता के चेहरे के दुख भरे एक्सप्रेशन को पहचान चुकी थी, लेकिन फिर भी वह इस माहौल को थोड़ा लाइट करते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे तू यहाँ बैठी है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। देख मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए, मोमोज और पानी पूरी। तुझे बहुत पसंद है ना? तुझे याद है ना हम दोनों कॉलेज में इसे कितना खाते थे और इसे खाने के चक्कर में कभी कभी कॉलेज में लेक्चर भी बंक कर दिया करते थे। इतना कहकर खुशी वह सभी सामान लेकर निकिता के सामने बैठ गई। खुशी के चेहरे की मुस्कान देखकर निकिता हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, नहीं खुशी, मेरा खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है, तू खा ले। अब खुशी गाल फुलाते हुए मुंह बनाकर बोली, अरे ऐसे कैसे, मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ, वह भी तेरे बिना। देख मैं कुछ नहीं जानती, तुझे खाना ही होगा, चल अपना मुंह खोल। हाँ कैसा लगा, अच्छा है ना? कहते हुए खुशी ने एक पानीपुरी निकिता के मुंह में डाला और अब निकिता खाते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तो क्या कहा उसने? कहते हुए निकिता खुशी के चेहरे की तरफ देखने लगी और निकिता की बातों को सुनकर खुशी कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब, किसने क्या कहा? अनजान बनने की कोशिश मत कर, मैं अच्छे से जानती हूँ तू अभी कहाँ से आ रही है। खुशी, तुझे क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? मुझे अच्छे से पता है वहाँ जाकर तेरा भी भ्रम टूट गया होगा। वह सचमुच पूरी तरह बदल चुका है। उसे अब मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं है, बल्कि वह तो। कहते हुए निकिता की आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे और उसकी बातों को सुनकर खुशी झूठ बोलने की कोशिश करते हुए उसे मना करते हुए बोली, अरे निक्की तू इस तरह रो क्यों रही है? देख ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वह तो मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि वह तुम्हें देखने नहीं आ पाया। दरअसल बात यह थी कि उस दिन मैंने ही गुस्से में आकर रुद्र को थप्पड़ मारा था और फिर उसे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि अक्षु भी मेरे साथ थे। इसीलिए बिजनेस संभालने किसी न किसी को तो जाना पड़ता है। तो वही बेचारा चला गया और आज जब मैं उसके ऑफिस गई तो उसने मुझसे माफ़ी मांगा और कहा मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखूं, क्योंकि वह फ़िलहाल कुछ बिजी चल रहा है। वह बहुत जल्दी तुझे। चुप कर, कितना झूठ बोलेगी, तेरी आंखें तेरी बातों का साथ नहीं दे रही। सच तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ, तुझे वहाँ जाना नहीं चाहिए था, लेकिन जब तू घूमकर आ ही गई है तो अब तू इस बात को एक्सेप्ट कर ही ले, जैसे मैंने कर लिया। खुशी, मैं अब इन बातों को सोचना नहीं चाहती। प्लीज़ बेहतर होगा तू उस इंसान के पास मत जा और ना ही उसका जिक्र मेरे सामने कर, क्योंकि अब मुझे भी समझ में आने लगा है कि जिस इंसान को मेरी ज़रूरत नहीं है उस इंसान के पीछे अपना वक्त जाया करके मैं खुद को ही तकलीफ़ दे रही हूँ। खैर फिलहाल मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है, मुझे सोने का दिल कर रहा है, मुझे आराम करने दे और तू भी जाकर आराम कर। मेरी टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ।
इतना कहकर निकिता अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटने लगी। तभी खुशी उसे इस तरह मायूस से जाता हुआ देख उसके पीछे पीछे कमरे में आई और बाहर की तरफ जाते हुए निकिता से बोली, तू टेंशन मत ले निक्की, बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास होगा, मुझ पर भरोसा रख। और इतना कहकर खुशी कमरे से बाहर चली गई। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। अक्षत और खुशी का कमरा